हाँ जी बेटा, आज हम मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक, जिससे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, आज अपन बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। माई सेल्फ मोहित अग्रवाल, एमए सर, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ बोल्ट पैटर्न, ठीक है, फॉर बोल्ट पैटर्न, ठीक है बेटा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा सबसे पहले आपको पता है कि अपन ने इससे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं सेंटर में, बोलो, है ना, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन सेंटर में होते हैं और चारों तरफ अपन ने उस समय यही की बात करी, इसकी रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है। अब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो अपन अब ये जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अपन अब पूरे इस एटम की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इस एटम के अंदर क्या आ जाएगा, अभी इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड होने लग जाएंगे। अभी तक तो अपन ने सेंट्रल पार्ट की बात करी, दैट इज न्यूक्लियस, पर अपने को पता है, मैंने बोल दिया कि एटम होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, सारा मास सेंटर पे होता है, वो पॉइंट मतलब बहुत कम जगह पर कंसंट्रेट होता है। मैंने बात बोल ली और तुमने मान ली, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम फिजिक्स में कुछ भी बोलने से नहीं माना जाता, प्रूव करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना पड़ता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में खूब वही को कई बार थॉमसन ने बोला, तरबूज के बीज और फलाना, इनका अपन अपने मुद्दे से नहीं हटेंगे। तो कई 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 थ्योरी आई, ठीक है, आई चली गई, पर पुख्ता थ्योरी कोई नहीं थी। सबसे पहली जो फ्रूटफुल थ्योरी थी वो थी रदरफोर्ड ने। किसने थी बेटा? रदरफोर्ड ने। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, अपन थॉमसन वगैरह के मॉडल नहीं डिस्कस कर रहे हैं ना। तो रदरफोर्ड है ना बेटा, अपन टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने जो भी बात बोली ना बेटा कि सेंटर पे प्लस चार्ज होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये सारी बातें उसने एक्सपेरिमेंट, देखो उसने एक करा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, है ना, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, है ना, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, है ना बेटा। इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का, ठीक है बेटा। तो रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या है बेटा, एक सबसे पहले तो अपन ने क्या बना, एक अपन ने एक लेड की एक कैविटी बनाई, ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा, एक सोर्स रखेंगे जो अल्फा पार्टिकल एमिट करे, एस, है ना, लेड की कैविटी बनाई, है ना, पीबी कैविटी, ठीक है, और ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, है ना, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये अल्फा पार्टिकल जनरेट करेगा, यहाँ पे लेड की कैविटी है। अब यहाँ से जो एक कॉलीमीटर लगा के एक शार्प बीम बनाते हैं, कॉलीमीटर से क्या करते हैं अपन, एक अल्फा पार्टिकल की शार्प बीम बनाते हैं, ये अल्फा पार्टिकल की शार्प बीम, इसको गिराते हैं गोल्ड फॉइल पे, ठीक है, इसको गिराता है, दिस इज गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। तो एक शार्प बीम, अल्फा पार्टिकल की एक शार्प बीम बना के अपन गोल्ड फॉइल पे गिराते हैं, ठीक है। ये गोल्ड फॉइल पे जब गिरेगी तो बेटा ये डेविएट होगी। अब डेविएशन कितना होगा कितना नहीं होगा, यहाँ पे एक मूवेबल यानी कि रोटेबल, है ना, रोटेटेबल एक वो लगाते हैं अपन डिटेक्टर, जिस पे जेडएनएस की स्क्रीन होती है। किसकी स्क्रीन होती है बेटा? जिंक सल्फाइड की। सर क्यों होती है? क्योंकि जिंक सल्फाइड जब अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो लाइट एमिट करता है, वो एक छोटा सा स्पार्क एमिट करता है। तो जिंक सल्फाइड की ये लगा देते हैं और यहाँ पे एक 0 डिग्री 90 डिग्री ऐसा एक रोट सर्कुलर स्केल बना देते हैं, है ना, एंगुलर स्केल बना देते हैं, और उसके ऊपर ये डिटेक्टर, इसको डी लिख दूंगा, डिटेक्टर डी। ये सर्कुलर स्केल पे एक डिटेक्टर रोटेट करता रहता है। ये डिटेक्टर जैसे ही अल्फा पार्टिकल की मौजूदगी होगी वैसे ये स्पार्क पैदा कर देगा। नहीं होता है कई बार अपने बहुत बड़ा हाउसफुल चल रहा था, या यूं समझ लो आपको सेलिब्रिटी आया और एकदम अंधेरा हुआ, उसका कोई शो है, तो यार कैमरे की फोटो की वो क्लिक नजर आती है, बस वैसे ही एकदम अंधेरे में स्पार्क नजर आएगा, है ना। अब जहां पर ज्यादा स्पार्क नजर आ जाएंगे मैं समझ लूंगा वहां ज्यादा अल्फा पार्टिकल लग रहा है, तो इससे मुझे अल्फा पार्टिकल का नंबर पता पड़ जाएगा। गोल्ड फॉइल, अब अपने को गोल्ड फॉइल में इमोशन नहीं होना, आप समझ लो गोल्ड फॉइल का मतलब क्या, एटम की लेयर, क्या हो गया, एक एटम की चादर, एक बहुत पतली चादर, गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल गिरा, ये अल्फा पार्टिकल एमिटर था, ये अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे अपन एक शार्प बीम बना दी कोलीमीटर से गुजरने वाली, ये एकदम शार्प बीम है, यहाँ पे ये छोटा सा होल बना दिया, उससे शार्प बीम। अब मुझे पता है कि मेरे अल्फा पार्टिकल की बीम सीधी जा रही है और सामने एटम की चादर है, क्या मैं बोल दूं, मान लो मैंने 10,000 अल्फा पार्टिकल फेंके और अधिकतर सीधे चले गए, है ना, अगर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए तो क्या मैं बोल दूं कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा वेकेंट पार्ट है। और यही हुआ बेटा, जब इस डिटेक्टर को घुमाया गया ना और अल्फा पार्टिकल के नंबरों का ग्राफ बनाया गया ना बेटा, यहाँ पे बना रहा हूँ अल्फा पार्टिकल, है ना, ये पीबी कैविटी है, पीबी कैविटी, ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, किसके ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल,
नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वर्सेस, है ना, थीटा। तो थीटा बराबर 0 पे बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल मिले, थीटा बराबर 0, और जैसे जैसे एंगल बढ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत कम होते गए, और 90 डिग्री तक आते आते बहुत नेग्लिजिबल अल्फा पार्टिकल हो गया, 90 डिग्री तक, मतलब न के बराबर अल्फा पार्टिकल हो गया। तो मतलब नंबर घटते गए। तो जैसे जैसे हम हमारा ये रोटेट ये डिटेक्टर मूव करेगा, एंगल बढ़ाता जाएगा, सीधी डायरेक्शन से एंगल बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल घटते जा रहे हैं। और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, ये मैक्सिमम नंबर कब मिले, जब 0 डिग्री एंगल था, मतलब सीधे सीधे। क्या मैं बोल दूं मैंने एक अल्फा, अच्छा अल्फा पार्टिकल क्या बेटा, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, तो बोल दूं अल्फा पार्टिकल क्या बेटा, ये अल्फा पार्टिकल He++, और अल्फा पार्टिकल क्या, डबली आयनाइज्ड हीलियम। तो मैं बोलता हूँ अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं यहाँ से बहुत सारी पॉजिटिव चार्ज की बीम फेंक रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से बहुत सारी पॉजिटिव चार्ज की बीम फेंक रहा हूँ, उस पॉजिटिव मतलब समझ लो 10-20 हजार पॉजिटिव चार्ज फेंक रहा हूँ, मतलब 20,000 पॉजिटिव चार्ज फेंक रहा हूँ, और तुम्हें पता पड़ता है कि मैक्सिमम सीधे टकरा गए, है ना, एक एटम से पार होने के बाद मैक्सिमम सीधे टकरा गए, तो आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा, मैं बोलता हूँ इसका मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट वैकेंट है। तो रदरफोर्ड ने पहला कंक्लूजन बनाया कि एटम के चारों तरफ बहुत ज्यादा रिक्त स्थान है, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, तो एटम में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने देखा थोड़े बहुत डिफरेक्ट भी हो रहे थे, मतलब थोड़े बहुत डेविएट भी हो रहे थे, तो कुछ अल्फा पार्टिकल ये देखो सीधी लाइन से डेविएट हो गए, है ना। इस डेविएशन में एक रिलेशन भी होता है, कोट स्क्वायर θ/2 वाला, है ना, कोट θ/2 वाला, ये तो बहुत ज्यादा मतलब कुछ डेविएट भी हो गए, है ना, और लेकिन मतलब एंगल जैसे जैसे बढ़ता गया, ज्यादातर तो सीधे ही मिले, वो एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते थोड़े से एंगल पे, है ना। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 20,000 में से एक 180 पे यानी कि रिटर्न भी हो गया। उसको सबसे बड़ा शौक तभी लगा कि प्लस चार्ज रिटर्न हो गया। बेटा अगर मैं तेरे को बोलूं कि सामने से प्लस चार्ज रिटर्न हो गया, मैंने फेंका था और वापस आ गया, तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, आप यही कंक्लूजन निकालेंगे कि सामने भी कहीं ना कहीं प्लस तो है, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो उसने बोला मैक्सिमम पार्ट वेकेंट है, क्योंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, लेकिन कुछ डेविएट हुए, ये देखिए अल्फा पार्टिकल को रिपल्शन मिला, और 20,000 में से एक लौट गया। इसका मतलब बहुत सामने जो एटम की दीवार है उसमें बहुत कम जगह पर, बहुत छोटे से सेंटर पर सारा प्लस चार्ज सेंटर्ड है, और बाकी सब खाली स्पेस है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को उतना डेविएट नहीं कर पाया। अगर भारी भरकम पहलवान होते तो अल्फा पार्टिकल को ठप करके रोक लेते या रिटर्न कर देते। तो क्या मैं बोल दूं कि मैक्सिमम पार्ट वैकेंट है, और बहुत छोटी जगह पर सारा प्लस चार्ज कंसंट्रेटेड है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सारा मास और सारा चार्ज वहीं पर कंसंट्रेटेड है, बाकी ज्यादातर पार्ट रिक्त स्थान है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जो अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट करके थोड़ा डेविएट कर देते हैं। भाई प्लस का तो रिपल्शन लग जाएगा और बाकी का अट्रैक्शन लग जाएगा। क्लियर है? तो ये डायग्राम बेटा, तो ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है, समझ गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, लेकिन फिर भी ये है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, है ना, कंक्लूजन, है ना, कंक्लूजन और उसमें क्या ड्रॉबैक्स है दोनों देखते हैं। रदरफोर्ड क्या नहीं समझा, रदरफोर्ड फेल का हुआ, क्यों बोहर को आना पड़ा वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले रदरफोर्ड ने क्या सक्सेसफुल बातें करी वो देखते हैं। क्या कंक्लूजन, रदरफोर्ड ने एटम के बारे में क्या क्या जानकारी दे दी थी, ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ऑब्जर्वेशन अपन क्या क्या लिखेंगे बेटा, तो उसने क्या क्या ऑब्जर्व करा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में अपन बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द, तो ऑब्जर्वेशन में क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल passes from gold foil without any deviation, बिना किसी डेविएशन के निकल गए, है ना। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से विदाउट एनी डेविएशन, है ना, विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। तो अधिकतर सीधे निकल गए, ठीक है ना। और फिर क्या देखा था, few alpha particle deviated at an angle at an angle 90 डिग्री ना, मतलब ना के बराबर, वेरी फ्यू, है ना, few alpha particle deviated at an angle 90 डिग्री।
अप्रोक्सीमेटली 1 आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से एक, 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स और retrace its path, return और retrace its path, ठीक है, रिटर्न और retrace its path। तो 20,000 में से एक अपने पाथ पे रिटर्न हो गया। ये बात ठीक उसी टाइप की थी जैसे फुटबॉल के ग्राउंड में बैठी हुई मक्खी, मतलब पूरे एटम में मक्खी के समान, मतलब पूरे फुटबॉल के ग्राउंड में एक मक्खी बैठी हो, उस हिसाब से एटम के अंदर न्यूक्लियस का रोल होता है, तो इतनी कम जगह पर कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो ये तो उसके ऑब्जर्वेशन थे, किसके, रदरफोर्ड के, ठीक है। अब उसका कंक्लूजन क्या निकला, है ना, ये पोस्ट करके नोट कर लो बेटा, दीस आर द ऑब्जर्वेशन, है ना। 20,000 में से एक लोटा, है ना, अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ नेगेटिव और 90 डिग्री पर बहुत फ्यू पार्टिकल मिले, बहुत नेग्लिजिबल पार्टिकल 90 डिग्री पे मिले, ठीक है। अच्छा, अब अपन ने उसका कंक्लूजन क्या निकाला, तो 20,000 में से एक लोटा, तो सबसे बड़ा कंक्लूजन तो ये था, कंक्लूजन है, सबसे बड़ा कंक्लूजन तो यही था कि होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज of atom is concentrated at a point called nucleus, ठीक है, कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट कोल्ड न्यूक्लियस, सारा का सारा मास, है ना, और चार्ज, ठीक है, एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, इज कॉल्ड न्यूक्लियस, समझ गए, है ना। और सेकंड मैंने बताया ये आपको क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज, बोलो, एम्प्टी, अधिकतर पार्ट एम्प्टी है। कैसे पता पड़ा ये, पहले कंक्लूजन से, क्या कि ज्यादातर सीधे निकल गए, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, ठीक है, ठीक है। द अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स ऑन इट्स पाथ ड्यू टू electrostatic repulsion, of nucleus, तो वो जो रिटर्न हुआ था ना, वो किस वजह से हुआ था, सेंटर पे सारा प्लस चार्ज था, उसके रिपल्शन की वजह से, समझ गए, ठीक है ना। तो ये सारे कंक्लूजन थे। तो ज्यादातर पार्ट वैकेंट है ना, और सारा प्लस चार्ज और मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जो कि फुटबॉल के ग्राउंड में मक्खी के समान होगा, है ना। आपको पता ही होगा एटम की साइज 10⁻⁻10 ऑर्डर की होती है और न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻15 ऑर्डर की होती है, मतलब लगभग कितना हो गया, ये लाख गुना बड़ा होता है एटम न्यूक्लियस से ना, ऑर्बिट्स इतनी दूर होती है, क्लियर है। तो न्यूक्लियस बहुत छोटा सा स्पेस होता है। चलो साहब, ये कंक्लूजन निकल गया। अब उसकी लिमिटेशंस क्या है यार, फेलियर क्या थे रदरफोर्ड के, रदरफोर्ड क्यों फेल हुआ, ठीक है। जब रदरफोर्ड ने इतनी बातें कर दी और एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, तो ये तो मानना ही पड़ा कि मैक्सिमम पार्ट वैकेंट है, ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूव हो गई बेटा, है ना। सेंटर पे सारा चार्ज होता है, ये बात भी प्रूव हो गई क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिटर्न हुआ था, ठीक है। एक इंपैक्ट पैरामीटर की बात बताऊंगा इससे। अच्छा, अभी देखो लिमिटेशंस, है ना, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड की लिमिटेशंस देखते हैं, क्या लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड की। बेटा खूब पूछते हैं फेलियर ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है। एक तो वो फेल हो गया था न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को समझाने के में, इट फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ
न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, है ना। वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को समझाने में फेल हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड सारे जो इलेक्ट्रॉन होता है, चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो लगातार, जो याद है एक्सेलरेटेड, मैक्सवेल तब तक प्रूव कर चुका था कि एक्सेलरेटेड पार्टिकल एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एंड रदरफोर्ड जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लॉस करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करते 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 अपनी एनर्जी लूज करते 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 स्पाइरल पाथ, क्योंकि जैसे एनर्जी कम होगी V कम होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा, वो कम होगा तो अट्रैक्शन की वजह से वो अंदर आएगा तो स्पाइरल पाथ बनाते बनाते न्यूक्लियस के अंदर फाइनली गिर जाना चाहिए। का मतलब उसके एक साथ का मतलब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, जबकि ये बात गलत है, न्यूक्लियस तो सॉरी एटम तो स्टेबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड स्टेबल नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली स्टेबल है, तो वो समझा नहीं पाया था इसको, ठीक है। तो इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, according to Rutherford, electron emits electromagnetic radiations and finally it will fall in nucleus following spiral path, spiral पाथ, ठीक है ना, स्पाइरल पाथ, ठीक है ना। स्पाइरल पाथ बनाता हूँ न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्या है उसके अकॉर्डिंग। जैसे सेंटर में प्लस हो गया तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, है ना, यू इलेक्ट्रॉन था, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो ये इस टाइप का स्पाइरल पाथ बनाता अंदर गिर जाना चाहिए, है ना। मतलब अनस्टेबल होगा न्यूक्लियस, है ना, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। लेकिन ये बात गलत थी, ठीक है ना, तो इसकी बात गलत थी। और क्या बताना वो भूल गया था, है ना। तो उसने तो ये कहा बट एक्चुअली इट डजंट हैपन, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो उसने कहा तो ऐसा था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका मतलब वो फेल हो गया, तो उसकी बात गलत हो गई। अच्छा, कुछ बातें तो सही थी, क्या कि वैकेंट एम्प्टी पार्ट होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, सेंटर पे सारा प्लस चार्ज होता है, बिखरा हुआ नहीं होता, तभी तो अल्फा पार्टिकल रिटर्न हुआ। लेकिन ये बात में फेल हो गया कि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है। अच्छा, एक और दूसरी बात, वो स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता सका। सुनना इधर देखो, तो उसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन हर जगह पाया जाता है ना, स्पाइरल पाथ बनाता है अंदर गिरता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हर जगह होने की है, ठीक है, हर टाइप की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होने की है। तो अब देखो, तो एक तो फेल होने का कारण ये था। सेकंड पॉइंट क्या था उसका, लिमिटेशन क्या थी उसकी। सेकंड पॉइंट देखो, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एमिशन स्पेक्ट्रम, या स्पेक्ट्रम बोल सकते, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम शुड बी कंटिन्यूअस, है ना। इसके हिसाब से तो कंटिन्यूअस होना चाहिए था स्पेक्ट्रम, है ना, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, है ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए था। बट एक्चुअली, है ना, बट एक्चुअली इट इज लाइन स्पेक्ट्रम, अभी समझूंगा ये स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ये अभी अपन बात करेंगे लाइमन बाउमन क्वेश्चन ब्रैकेट फोल्ड सीरीज की, ठीक है ना। तो होना तो कंटिन्यूअस चाहिए था इसके हिसाब से, है ना, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था इसके हिसाब से, लेकिन होता क्या, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये इसके हिसाब से कंटिन्यूअस था, बट होता लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये दो बातें ये समझ ही नहीं सका, उसको कंटिन्यूअस बोलना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ हर जगह मौजूद है। स्पाइरल पाथ बनाएगा तो हर टाइप की एनर्जी लेवल रखेगा। तो मैं बोल दूं उसकी एनर्जी जैसे मान लो कहीं 13 थी, तो घटते घटते 12 भी हुई, 11 भी हुई, 9.5 भी, सब हुई। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये आगे रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था, सॉरी बोहर ने एक्सप्लेन किया था। तो रदरफोर्ड इन दो कारणों से फेल हो गया, इन बातों के वो जवाब दे नहीं सका। जब इन बातों के जवाब वो दे नहीं सका, तो फिर पिक्चर में आया बोहर। कौन आया बेटा, बोहर, ठीक है। तो अपन बात करेंगे बोहर्स मॉडल, किसकी बात करेंगे बेटा, बोहर्स मॉडल। तो अपन ये बात करते हैं, एक मिनट देना हो, इसके बाद अपन बात करेंगे इन दो बातों के जवाब देने में ये नाकामयाब रहा बोहर मॉडल। बोहर मॉडल से अपन बेटा पहले एक बात और देखेंगे।
है ना। बोहर मॉडल से पहले अपन एक बात देखेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना। तो पहले बोहर मॉडल पे जाए उससे पहले देखो इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना। इसको स्मॉल बी से लिखते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। किससे लिखते हैं? स्मॉल बी से। ये क्या होता है बेटा? इट इज, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं पहले, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ initial direction of initial direction of motion of initial direction of motion of अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल की इनिशियल डायरेक्शन है ना मोशन की, उसकी न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? इनिशियल डायरेक्शन की, किसकी? अल्फा पार्टिकल की, और कहां से? न्यूक्लियस से। क्लियर है बेटा? चलो सर, तो न्यूक्लियस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे आपका हो गया प्लस चार्ज, है ना, ये हो गया बेटा अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर, दिस, ये न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इम्पैक्ट पैरामीटर। एक बात बता लॉजिकली, जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा, बता उतना डेविएशन ज्यादा आएगा या कम? ज्यादा, क्योंकि जितना इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम होगी उतना करीब से गुजरेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना करीब से, तो उतना ज्यादा डेविएट होगा। समझ लो, जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा उतना एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, उतना बीम ज्यादा डेविएट होगी। समझ गए? तो यहां से देखते बेटा, उतनी बीम ज्यादा डेविएट होगी। थोड़ा और एनालिसिस करते हैं, नोट कर लो बेटा पॉज करके। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर। अब देख, इसमें बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है बताता हूँ, अब सुनना पहले अपन देखते हैं। तो मैं बोल दूं ये अल्फा पार्टिकल, सॉरी ये प्लस चार्ज है, न्यूक्लियस है। मैं बोल दूं एक अल्फा पार्टिकल यूं जा रहा था, है ना, और एक अल्फा पार्टिकल यूं जा रहा था। क्या मैं बोल दूं ये वाला अल्फा पार्टिकल ज्यादा डेविएट होगा? जैसे जैसे करीब जाएगा मैं बोल दूं ये ज्यादा डेविएट होगा, इसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। और ये जब जाएगा तो बोल दूं ये कम डेविएट होगा, होगा ये भी डेविएट कम होगा। बोलो ये नंबर 2 नंबर 1, तो बोल दूं B1 is less than B2, B1 B2 में से B1 कम है ना। ये देखो पहले वाले की जो डायरेक्शन है ये B1 कम है ना B2 से, तो बोल दूं B1 कम है, इम्पैक्ट पैरामीटर इसका कम है B1, तो बोल दूं डेविएशन ज्यादा होगा, θ1 is greater than θ2। ये देखो θ1 बहुत ज्यादा है, और ये देखो θ2 कम है। सही बात है, जो करीब था वो ज्यादा घूमा और जो दूर था वो कम घूमा। ये देखो ये 2 है, ये लाइन 2 है और ये 1 है, तो 1 ज्यादा घूमा, 1 का डेविएशन बड़ा जबरदस्त है, लगभग 70-80 डिग्री, और ये 2 का 30 के आसपास। ये इनके न्यूमेरिकल रिलेशन भी होते हैं। ये डेविएशन का B = KZE² कोट θ/2, ये θ डेविएशन है बेटा, है ना, अपॉन, है ना, ये R कुछ होता है, समझ गए? ये कैसा रिलेशन होता है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड सा, हालांकि अपने को भी काम नहीं आ रहा, है ना, फिर भी अपन लिख लेते हैं, है ना। ये E होता है, ये एनर्जी, है ना, जो ये इनिशियल एनर्जी है इसकी, काइनेटिक एनर्जी, कोट है, सॉरी कोस लिख दिया, कोट θ/2, है ना बेटा। ये लेकिन अपने काम नहीं आ रहा, अपन ये बोर्ड में अपने को इतनी बात पढ़नी नहीं है, अपने को तो ये बात समझनी है कि जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा, मतलब न्यूक्लियस के करीब से गुजरने की कोशिश करेगा, उतना डेविएट ज्यादा होगा। अरे यार इस बात को समझ लेना यार। मान लो यहाँ पे कोई डॉन खड़ा है ना, मैंने इसके कभी कोई मैंने अनबन हो गई थी, मैंने कुछ अनचन बोल के मैं भाग गया। अब मेरे को डर तो बड़ा लगता है, लेकिन उस समय मैं दूर था, मैं बोल के भाग गया। अब क्या वो रोड पे खड़ा है और मैं यूं बातें करता करता और यूं मस्ती से जा रहा हूँ, वो उल्टा खड़ा है, मुझे दिख नहीं रहा। अब ये रोड इतनी चौड़ी, वो वहां खड़ा है, मैं यूं जा रहा हूँ, बहुत तेजी से यूं जा रहा हूँ, और मेरे को पीछे से समझ में आ जाता है यार ये तो वही है, और मैं उसके बहुत ज्यादा करीब हूँ। तो मैं बोल दूं जैसे ही वो मुड़ के मुझे देखेगा तो मैं एकदम सपोर्ट जबरदस्त देंगे होगा। अगर यही मैं उससे दूर से जा रहा होता, रोड चौड़ी में दूर होता, और मैं उसको देख भी लेता और वो भी मुझे देख लेता, तो मैं वो मेरे को पकड़ने के लिए भागता, मैं थोड़ा सा घूमता तो मैं बच के निकल जाता। और मैं बहुत ज्यादा दूर होता, बहुत ज्यादा दूर, समझ लो बहुत बड़ी चौड़ी रोड है, बहुत ज्यादा दूर, तो मैं उसको बाय करते हुए जाता, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे को पकड़ ही नहीं पाता। समझ गया? तो जितना ज्यादा अल्फा पार्टिकल, जितना इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा उतना डेविएशन कम आएगा, क्योंकि डरेगा नहीं, ना रिपल्शन कम लगेगा। समझ गए? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुम्हारे को, इम्पैक्ट पैरामीटर कितना समझ में आया, क्वेश्चन पूछता हूं, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछा है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। B = 0 पर
फॉर बी बराबर 0 थीटा कितना होगा बोलो। अब पहले बी बराबर 0 का मीनिंग बताओ मेरे को। फॉर बी बराबर 0 व्हाट विल बी थीटा। फॉर बी बराबर 0 पहले बी बताओ क्या होता है। इम्पैक्ट पैरामीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर किसी अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन की न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई, ये रहा न्यूक्लियस है ना, ये अल्फा पार्टिकल, ये तो हम बोल दो अगर ये डिस्टेंस 0 हो गई, ये जो डायरेक्शन है इसकी डिस्टेंस 0 हो गई, इसका मतलब बोल दो इन द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस ही जा रहा है वो। जहां न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, और मैं बोल दो लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, तो यही तो वो पार्टिकल है जो 20,000 में से 1 जूल होता था। न्यूक्लियस के सामने जो जाएगा वो टर्न करके आ जाएगा क्या 180 पे। तो बोल दो जो b0 का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस जा रहा है, b0 का मतलब ये देख ये b0 हो गया ना, ये डायरेक्शन की, ये देख तो बोल दो ये b0 कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, मतलब न्यूक्लियस की सीध में जा रहा है, ये रिटर्न हो जाएगा। तो बोल दो ये रिटर्न और ये रिटर्न हो जाएगा। तो बोल दो थीटा बराबर 180 डिग्री। अगर कोई अपनी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाता, रिट्रेस कर लेता, तो ये तो 180 का डेविएशन होता है। तो बोल दो ये 180 पे लौट गया। समझ में आ गई क्या मेरे लाल। तो ये 180 पे लौट गया। तो सर ये तो कर लेंगे, तो आधे नंबर का बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये ध्यान रखना बेटा, रिटर्न हो गया। ठीक है चलो, तो दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। सर अब ये जैसे रिटर्न होगा तो ये कितना करीब तक जाएगा। हाँ यार ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कितना करीब तक जाएगा। तो अपन आगे चीज पढ़ रहे हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। न्यूनतम पहुंच की दूरी, करीब से करीब पहुंचने की डिस्टेंस है ना, कितना करीब पहुंचेगा। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे ZE जो भी न्यूक्लियस होगा, गोल्ड ले तो गोल्ड का Z ले लो, कोई और है तो कोई ZE। तो मैं बोलूँ सेंटर पे Z जो भी उसका एटॉमिक नंबर होता है पीरियोडिक टेबल में, जैसे 50वें नंबर पे आता है तो 50 प्लस चार्ज होंगे सेंटर पे, और प्रोटॉन का चार्ज भी E होता है ना, तो ये ZE। और मैं बोलती हूँ अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज +2 होता है, डबली आयनाइज्ड अल्फा हीलियम एटम होता है ये। तो जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की सीध में जा रहा है वो कितना करीब तक पहुंचेगा। माना उसकी काइनेटिक एनर्जी E है ना, Ke लिख दो, काइनेटिक एनर्जी को K डॉट E से लिख दो, है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी K डॉट E है। तो बोल दो ये जहां तक जाएगा 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 और टर्न बैक हो जाएगा, ये टर्न बैक हो जाएगा ये। तो दिस ये लास्ट है ना, ये अल्फा पार्टिकल का लास्ट है, यहां तक जाएगा। तो बोल दो दिस इज डी मिनिमम जो मुझे निकालनी है, ये यहां से रिटर्न हो गया ना, ये डी मिनिमम, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इसको बोलते हैं, कितना करीब तक गया। इसको मैं फिक्स मान रहा हूं बेटा, हालांकि इतना हेवी होता फिक्स और हेवी, या तो हेवी मान लो इतना कि मोमेंटम कंजर्वेशन में भी इसको कोई मोमेंटम ही नहीं मिला उसका, है ना, मतलब लगभग नेग्लिजिबल वेलोसिटी में भी है, तो अपन तो फिक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स मान के कर रहा हूं। तो मैं बोल दूं ये मूव ही नहीं कर रहा, तो बोल दूं सारी एनर्जी पोटेंशियल में, तो मैं बोल दूं एज अल्फा पार्टिकल will move closer to nucleus. Its kinetic energy will decrease. है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी क्या, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, बढ़ती जाएगी। इट्स काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। और मैं बोल दूं जब वो रुक जाएगा, वो एट द टाइम ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस, एट द टाइम ऑफ डी मिनिमम, जब डी मिनिमम होगा, मैं बोल दूं सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, पीई में कन्वर्ट कौन सी पी कन्वर्ट हो जाएगी, कौन सी पी हो जाएगी, कौन सी पी बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तुम बोल दो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ढंग से लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वो निकालता अपन, ठीक है, कितनी आएगी देखो, क्या बोल दूं, ये देखो KE इज इक्वल टू K Q1, ये सेंटर का चार्ज, Q2 अल्फा पार्टिकल का 2E, ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2E होता है,
इसका चार्ज कितना अल्फा पार्टिकल का, क्यू बराबर 2e, ध्यान रखना। डब्ल्यू आयनाइज्ड होता है प्लस प्लस He प्लस प्लस अपॉन बी मिनिमम, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में पोटेंशियल एनर्जी होती है k q1 q2 अपॉन r। यहाँ पे लिख दूं ब्रैकेट में, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, k q1 q2 अपॉन r। ये फॉर्मूला था, वो लगा दिया। माइनस होता है वो छोड़ो, हाँ यहाँ से तो कितना आ जाएगा डी मिनिमम, तो डी मिनिमम आ जाएगा बेटा 2k z e स्क्वायर अपॉन ई लिख दो, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना, k से k नहीं काट दो कहीं, बायोलॉजी e, तो आ जाएगा बेटा 2k z e स्क्वायर अपॉन e। ये होती है मिनिमम या क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है। तब जब एक न्यूक्लियस फिक्स हो, है ना, और वैसे भी न्यूक्लियस फिक्स होता है, हैवी होता है थोड़ा, है ना। गोल्ड फॉइल में अपन ने फिक्स रखा था, तो गोल्ड फॉइल में ये अपन समझ लो अपन गोल्ड फॉइल के लिए कर रहे हैं ना, उसी जो रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ तक अपन ने रदरफोर्ड की लिमिटेशन, उसका एटॉमिक मॉडल और वो क्यों फेल हुआ, ये सारी बातें अपन ने पढ़ ली। इम्पैक्ट पैरामीटर देख लिया, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच देख ली, अपन ने रदरफोर्ड के फेलियर देखे थे, है ना, और रदरफोर्ड थ्योरी देखी थी, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट देखा था, इम्पैक्ट पैरामीटर देखा था, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच देखे। अब अपन बात करते हैं बोहर्स मॉडल। बेटा जब रदरफोर्ड फेल हो गया और वो स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया, तो बोहर ने एक दिमाग लगाया और बोहर ने ये बोला कि भाई रदरफोर्ड तू राइट तो है। उसने पूछा क्या राइट हूं मैं, तो बोले कि वेकेंट स्पेस तो होता है, और बोहर को भी इस बात में हाँ करनी थी क्योंकि प्रैक्टिकली प्रूव था, अल्फा पार्टिकल सीधे गए, जेडएनएस की स्क्रीन पे टकरा है, तो वेकेंट स्पेस तो होता है ना, और सारा प्लस चार्ज सेंटर पर सेंटर्ड होता है। ये बात भी राइट है क्योंकि 20,000 में से एक लोटा, इसका मतलब सामने प्लस चार्ज तो रखा है और एक बहुत कम जगह पे है, सब जगह फैला होता तो सारे लौट जाते ना, इसका मतलब कम जगह पर प्लस चार्ज है, अधिकतर पार्ट वैकेंट है, लेकिन स्टेबल है एलिमेंट, सॉरी एटम स्टेबल है, क्योंकि अगर एटम स्टेबल नहीं होता तो सराउंडिंग में सारे मैटर्स बन देंगे, तो स्टेबल तो है एलिमेंट। अब उसकी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए उसने एक बात बोली कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ, क्या बोला उसने, किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ परमिसिबल ऑर्बिट्स है, कुछ ऑर्बिट्स ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी है जहां इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो फिर सबने पूछा है वो कौन सी जगह है, मतलब ऐसा सब जगह क्यों नहीं रह सकता है, क्यों, तो उसने बोला कि वो ऑर्बिट्स है, वो स्टेबल ऑर्बिट्स है, मतलब कुछ परमिसिबल ऑर्बिट्स है जिनको उसने स्टेबल ऑर्बिट्स बोला, है ना, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रह सकता है बिना एनर्जी लूज किए। तो पूछा गया वो कौन सी ऑर्बिट्स है, ऐसी ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, क्या बोला उसने बोहर ने, ऐसी ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल है। मैं ये नहीं बताऊंगा ये कहां से आया, उसने कोई तुक्का तुक्के में सारी बातें नहीं बोल दी, वो ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो कि mvr, याद है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, v स्पीड से m मास का इलेक्ट्रॉन, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई यहाँ, तो mvr हो गया एंगुलर मोमेंटम, h/2π का इंटीजर मल्टीपल है, दीज आर कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट्स। तो h/2π का इंटीजर मल्टीपल mvr हर जगह तो होगा नहीं, कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही होगा, वो स्टेबल ऑर्बिट है और वहां इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बाकी सारा वेकेंट स्पेस है। तो रदरफोर्ड की बातें भी राइट हो गई और इलेक्ट्रॉन का इस एटम की स्टेबिलिटी भी डिपेंड हो गई, इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिरता, प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिरता वो भी डिपेंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा। वो जो मैक्सवेल बोल रहा था ना, एक्सेलरेटेड पार्टिकल ईएम वेव्स रेडिएट करता है, यहाँ वो नहीं करेगा, यहाँ एनर्जी लूज नहीं करेगा। उसका कारण है बाद में बताऊंगा कि डी ब्रोगली की और रदरफोर्ड, डी ब्रोगली ने एक्सप्लेनेशन दिया रदरफोर्ड की बात रहा है, इसकी बोहर की बात राइट क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ये वो ऑर्बिट्स है, ये जो है ना mvr बराबर nh/2π जहां होगा, ये वो ऑर्बिट्स है जहां पे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल ऑर्बिट की लेंथ होगी, समझा था। ये इलेक्ट्रॉन जो वेव नेचर शो करेगा ना यहाँ पे, उस वेव नेचर की जो वेवलेंथ होगी ना बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो थी ना h/p mv h/mv, उस डी ब्रोगली वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल होगी ऑर्बिट की लेंथ, यानी कि 2πr, दिस 2πr विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये मैं प्रूव करूंगा, इससे आ जाएगा वो mvr बराबर nh/2π। ये बातें बाद में करेंगे बेटा, ज्यादा होगा। तो मैं बोलता हूँ अपने सो बात की एक बात ये, बोहर मॉडल में क्या है, तो बोहर मॉडल में जो सबसे पहली बात ये है कि इन या there are some permissible orbits
in which electron will not emit any EM radiations. Hence, not lose any energy. These are called, these orbits are called stable orbits. इन ऑर्बिट को क्या बोलते हैं बेटा? स्टेबल ऑर्बिट. These are called stable orbit. Permissible orbit are called stable orbit. है ना? In these orbits, ये कौन सी होती है? In these orbits, angular moment of electron will be integer multiple of h upon 2 pi. इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. ये वो ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल. ठीक है, इनको स्टेबल ऑर्बिट बोलेंगे. तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ऐसे एक्सप्लेन हो गई. ठीक है, और मैं बोल दूं ये कुछ ऑर्बिट ही होंगे, यानी कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होंगे. उससे अपन ये भी प्रूव कर देंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम बनता है एटम का. ठीक है, चलो आ जाओ. तो अब बोहर मॉडल में दो बातें आ गई. क्या है? तो देखो, अब पहला, इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में घूमता है ना, यहाँ पे क्या है? जेडी चार्ज है ना, ये जेडी प्लस का जेडी चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन. तो बोल दो ये आर है, एक अंदर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बोलो, और बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r लगेगा. बोलो, तो mv²/r बाहर लगेगा फोर्स, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर लगेगा. यहाँ से बोल दूं कि पहला है ना, अकॉर्डिंग टू बोहर स्टेबल ऑर्बिट में दो बातें हुई. क्या? एक mv² सेंट्रीपिटल, तो लिखो अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोहर इन स्टेबल ऑर्बिट दो चीजें करनी, दो ऑर्बिट्स. एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन का बेसिक लॉ है. किसी ऑर्बिट को सर्कल में, तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में रिवॉल्व करते हैं. जो स्टेबल ऑर्बिट्स होती है वहां पे एक तो ये बात हो गई, ये तो होनी चाहिए mv²/r. जो सेंट्रीपिटल का अंदर वाला फोर्स k, q क्या है? सेंटर पे चार्ज, jd, e इलेक्ट्रॉन का. ध्यान रखना, बोहर ने एक इलेक्ट्रॉन के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए डेरिवेशन करा, r² इज इक्वल टू क्या? mv²/r. यहाँ से r से r कटा बेटा, ये चलो छोड़ो, ये है ना, ये आ गया एक. तो एक बेटा, सेकंड बात क्या बोली उसने? इन दीज ऑर्बिट्स बोलो, mvr एंगुलर मोमेंटम बराबर nh अपॉन 2 पाई होगा. ये तो दो बातें बोली इसने ना. एक एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा, और दूसरा ये सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो इन दो से दो इक्वेशन बन गई. अरे बोलो, तो यहां से क्या हो जाएगा? ठीक है ना. ठीक है, तो ये तो हुई क्वांटम कंडीशन. ठीक है, और ये हो गया. अब देखो, अब यहां से अपन इन दो से सारे डेरिवेशन कर सकते हैं. ठीक है, यहां से तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो यहां से डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट. अब देखो, अपने को रेडियस निकालनी है, तो मैं यहां से क्या करूं बेटा? इन दोनों में से v गायब कर दूं. ये बेटा दो इक्वेशन है,
और दो अननोन है v और r, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ से एक काम करूँ, ये r से r कैंसिल कर दो और इसको लिख दूँ क्या, k जेडी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई एम बी स्क्वायर इंटू आर, जिसको इक्वेशन 1 बोल दूँ। ये r से r कैंसिल करके ये r उधर भेज दिया, तो k जेडी स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे एम बी आर है। क्लियर है? तो अब यहाँ से देखो बेटा, ये एम बी आर, तो इक्वेशन 1 इसको उल्टा लिख के इसको NH/2 को इसको इधर लिख दूँ क्या, चलिए यहीं पर कर देता हूँ। ये इस r को उधर भेजा, लेकिन मैंने लिख ही देता हूँ, एम बी स्क्वायर आर इज इक्वल टू k जेड ई स्क्वायर, k जेड ई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 बोलो। ठीक है? r से r कैंसिल करके इस r को उधर भेजा, लेकिन इसको पहले लिख दिया। अब ये देखो एम बी आर एक तरफ हो गए, तो v और r दो अननोन है, तो अपने को एक बार वेलोसिटी का डेरिवेशन करना, और ये बोहर रेडियस r इन nth ऑर्बिट, ये तो nth ऑर्बिट की रेडियस निकाल रहा हूँ मैं, है ना? तो डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, है ना, nth ऑर्बिट। तो मैं यहाँ से एक काम करूँ, यहाँ से बेटा दोनों को डिवाइड, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय सॉरी r निकालना, तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर दूँ, 2 का स्क्वायर करूंगा और फिर 1 का डिवाइड करूंगा, बोलो कितना आ जाएगा बेटा? तो 2 का स्क्वायर करा तो ये आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m v स्क्वायर r। ये अच्छा तरीका बेटा। अब आप एक में से v निकाल के दूसरे में रखोगे, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, सीधा स्क्वायर करके डिवाइड करा तो v स्क्वायर उठ जाएगा ना। मेरा कंसंट्रेशन है v उड़ाओ और r बचाओ। बेसिक तरीका क्या है डेरिवेशन करने का, v उड़ाओ r बचाओ। तो मैंने इसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दिया। चलो आ जाओ, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? इसका स्क्वायर सेकंड का, तो m स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये तो आया इसका स्क्वायर, डिवाइड बाय k जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ से एक m कटा बेटा, v स्क्वायर पूरा कट गया और एक r कट गया, तो यहाँ से mr बचा यहाँ पे ऊपर, बोलो बेटा। तो यहाँ से देख, यहाँ से बचा mr इज इक्वल टू, यहाँ से ये h स्क्वायर अलग कर दो। अच्छा, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूँ क्या ऊपर ले जाके? तो 4 पाई k को लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर जाके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, z को भी अलग कर e स्क्वायर, ये सारे को कांस्टेंट हो गए जो कभी नहीं बदलेंगे। और ये n स्क्वायर बाई z, जिसको ऑर्बिट और एटॉमिक नंबर बदलने के साथ साथ बदलेंगे, ये आया। अब यहाँ से 4 पाई कैंसिल होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? r इज इक्वल टू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई या पाई m स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, ये सब इलेक्ट्रॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के चार्ज है, n स्क्वायर बाई z, ये है ना। इसको ये जो भी मतलब वैल्यू रखने के बाद आएगा n, ये आती है ऑर्बिट की रेडियस, ये। तो देखो सही बात है, जैसे जैसे n बढ़ेगा n के स्क्वायर का पावर में मतलब n डबल होने पर 4 गुना हो जाएगी रेडियस, सही बात है। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस से सेकंड ऑर्बिट की 4 गुना बड़ी होगी, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्बिट्स है जिसमें n 1 2 3। तो ये बोहर मॉडल, बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन देखो मैक्सिमम पार्ट वैकेंट है, सारा प्लस चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ये तो हो गया किसका? तो बोहर का ये हो गया अबाउट। देखो सबसे पहले बोहर ने दे दिया बेटा कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस कि हाँ यार सेंटर पे न्यूक्लियस होता, तेरी बात राइट है, सारा प्लस चार्ज एक जगह पर, सारा मास एक जगह पर, चारों तरफ एम्प्टी स्पेस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व करते हैं, ये बात उसने मान ली। फिर स्टेशनरी ऑर्बिट, उसने बोला कुछ परमिसिबल ऑर्बिट्स है जहाँ पर कोई रेडिएशंस नहीं निकलेगी, है ना, है कुछ परमिसिबल ऑर्बिट्स जहाँ पर नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल एमिट, ठीक है। फिर तीसरा बोला उसका क्वांटम कंडीशन, क्या कि वो ऑर्बिट जहां पर mvr बराबर NH/2 पाई है वो स्टेबल ऑर्बिट है ना, ये उसका क्वांटम मतलब टुकड़े मतलब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, ठीक है, जहां mvr। फिर उसने बोला कि सर्कल में घूमने के लिए सेंटीमीटर फोर्स बराबर सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर दो इक्वेशन बनी, mvr बराबर NH/2 पाई और वो उनसे अपन ने रेडियस का फार्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, है ना। अच्छा, और एक और उसने बात बोली कि जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा, फ्रीक्वेंसी कंडीशन दिया, एनर्जी कंडीशन, वेवलेंथ कंडीशन, फोटोन कंडीशन, कि जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो दोनों एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस है उसके बराबर का एक फोटोन जनरेट करेगा, एक फोटोन एमिट करेगा, है ना। उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी h न्यू बराबर E2 माइनस E1, है ना। दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस के बराबर h न्यू होगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ से उसने बताया इस टाइप की फ्रीक्वेंसी, तो फोटोन एमिट हो गया, तो ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखने पर, है ना, सारी वैल्यू रखने पर r बराबर और करके लिख दूं, r बराबर 0.529 n स्क्वायर बाई z, 0.529 एंगस्ट्रॉम, क्या आया? एंगस्ट्रॉम। मतलब इसमें h की वैल्यू रखी, एप्सिलॉन नॉट की रखी, पाई की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻³ ये E 1.6 into 10⁻19, ये 6.6 into 10⁻, कितना होता है? 6.6 into 10⁻34। ये सब रख के इसको एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10⁻12 ये सब रख के सोल्व किए।
सोल्व करा और एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 की पावर -10 को अलग करा तो ये एंगस्ट्रॉम बन जाए, तो ये आंसर आया। तो ये बोहर रेडियस होती है। तो जेड एटॉमिक नंबर वाले एटम जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्योंकि मैंने डेरिवेशन में याद है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमने वाला इलेक्ट्रॉन एक ही लिया था, n², ये ऑर्बिट का नंबर है। क्लियर है क्या? तो ये रेडियस आ गई। न्यूमेरिकल करेंगे तब और एनालिसिस करेंगे रेडियस, ठीक है। अब अपन रेडियस के बाद डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे लिख रहे हैं डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये nth ऑर्बिट में ये nth ऑर्बिट में रेडियस है ना, ये n इसलिए लिखा हूं nth ऑर्बिट के लिए। अब देखो मैं बोलूं इक्वेशन 1 क्या थी अपने, mv²r बराबर kz² या z²/4πε0 लिख देता हूं, ze²/4πε0, ये इक्वेशन 1 थी। और एक थी mvr बराबर nh/2। बोलो अब क्या करूं, मेरे को अब रेडियस नहीं इस बार v निकालना है, तो मैं बोल दूं इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर दूं सीधा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो जैसे ही डिवाइड करूंगा देखो v रह जाएगा और r कैंसिल हो जाएगा, तो m और r कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और इधर से यहाँ देखो तो यहाँ से आ जाएगा कितना, और v से भी, तो mv²r/mvr इज इक्वल टू, बोलो यहाँ से कितना जाएगा बेटा, है ना, तो ये आ जाएगा ze²/4πε0 ये नीचे और 2 पाई ऊपर आ जाएगा, 2 पाई, ठीक है। ये तो 2 पाई से कट गया तो 2 बचा नीचे, ठीक है। और ये तो यहाँ से m v और r कट गया, तो यहाँ से v बराबर आ गया बेटा, ये कचरा साइड में कर दो, e²/2ε0h, ना ये तो हो गया ये, और z/n, ठीक है बेटा, ये वेरी वेल नोन फॉर्मूला है ना, ये होता है। तो वेलोसिटी z के प्रोपोर्शनल और n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा यहाँ पे सारी कांस्टेंट की वैल्यू रख दूंगा इलेक्ट्रॉन के लिए सब, तो यहाँ तक 2.18 into 10⁶ z/n मीटर पर सेकंड, ये आता है z/n मीटर पर सेकंड, z/n मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो 2.18 into 10⁶ z/n मीटर पर सेकंड, ये याद होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो अपन ने रेडियस निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली, अब आता है बेटा एनर्जी। क्या आता है? एनर्जी। तो डेरिवेशन ऑफ एनर्जी है ना, इसमें टोटल काइनेटिक पोटेंशियल सब निकालेंगे। तो बेटा देखो है ना, एनर्जी, एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो एक इक्वेशन बनी थी बेटा mv²/r बराबर kZe/r², सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां से हम तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये r से r कैंसिल हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हाफ mv² है ना, फ्रॉम, तो यहां से आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 put value of put the value of mv², ऐसे बोलो कितना जाएगा काइनेटिक एनर्जी, बोलो हाफ k Ze²/r, k Ze²/r, बोलो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बेटा, तो हाफ k Ze²/r, दिस इज इक्वेशन 1। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा हाफ k Ze²/r, इसको भी इसी फॉर्म में रहने दो। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी, बोलो पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कर दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये इक्वेशन यूज दी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोल दूं k माइनस का होती है, सॉरी माइनस k q1 q2/r, k q1 सेंटर का चार्ज, q2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन r, ये तो ये यहाँ से देखो, तो यहाँ से लिख दूं मैं, ये आ गई बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस k
जेडी स्क्वायर के जेडी स्क्वायर बाई आर, क्या के जेडी स्क्वायर बाई आर लेगी, के जेडी स्क्वायर बाई आर, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है तो के जेडी स्क्वायर बाई आर। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ दिस, और ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या? तो काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल आ गई, है ना। अब इनको कंपेयर भी करेंगे अपन, है ना। अब टोटल एनर्जी बोलो, तो मैं बोल दूं यहाँ से टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा? तो बोल दूं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये बहुत प्लानिंग के तहत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, हाफ, है ना। तो यहाँ से वैल्यू रखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 ये वैल्यू रखो। यहाँ से कितना जाएगा बोलो, ये सारे फॉर्मूले वापस लिख दूंगा मैं। काइनेटिक एनर्जी बोलो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर माइनस पोटेंशियल थी के जेडी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये प्लस हाफ और माइनस 1, तो वो तो माइनस हाफ आ जाएगा, माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर। ये टोटल है, ये टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी पता पड़ गई अपने को, काइनेटिक एनर्जी पता पड़ गई और पोटेंशियल एनर्जी पता पड़ गई। यहाँ से ये सारे लिख रहा हूँ। बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इलेक्ट्रॉन की? हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर। दोनों को गुरु के देखो सेम टू सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इलेक्ट्रॉन की? बोलो माइनस के जेडी स्क्वायर बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेडी स्क्वायर बाई आर, काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर, और टोटल एनर्जी माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर। अब ये क्यों करे मैंने डेरिवेशन इतने बोरिंग, बताता हूँ। उसका कारण है तीनों में रिलेशन देखना, इसमें खूब क्वेश्चन आते हैं बेटा, खूब क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड में भी और कॉम्पिटिशन में भी। देखो अब रिलेशन, ये जो भी अपन ने टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पढ़े, तो हमने पहले सुनना बोहर ने क्या बोला वो देखा। तो बोहर ने एक बोला कि अपन ने उसे न्यूक्लियस के बारे में बोला, है ना। तो बोहर ने अपने को क्या बताया बेटा, सबसे पहले कि उसने बोहर ने कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस दिया। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस के बाद स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, ये बात एक्सेप्ट करी। और उसके बाद तीसरी बात उसने क्वांटम क्या बोला, है ना। उसने क्वांटम कंडीशन दी क्या, mvr बराबर nh/2 और एक फ्रीक्वेंसी कंडीशन दी क्या, कि ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन निकलेगा जब हायर ऑर्बिट से लोअर में इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो, और नीचे से ऊपर जाएगा तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। तो नीचे से ऊपर, लोअर से हायर में जाने पर फोटोन एब्जॉर्ब करता है, और हायर से लोअर में आने पर फोटोन एमिट करता है। और फिर अपन ने उन दो जो mv² बाई आर बराबर है के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अंदर वाला फोर्स बराबर mv² बाई आर, बाहर वाला फोर्स करा mvr बराबर nh/2 पाई करा। दोनों को सॉल्व करा तो रेडियस निकाली, v निकाला, और टोटल एनर्जी भी निकाल ली, काइनेटिक पोटेंशियल। अब देखो यहां से बोल दूं मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मोरल निकला इस पूरी स्टोरी का, तो मैं बता देता हूँ। क्या मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी और टोटल, देखो मेरे को, मैं जितने भी डेरिवेशन करूंगा ना, मैं टोटल एनर्जी का डेरिवेशन करूंगा फाइनली बोहर में, तो मुझे टोटल एनर्जी रटी हुई होगी, केईपी मेरे से नहीं निकलेगी। तो मैं बोल दूं मैं काइनेटिक और पोटेंशियल को भी टोटल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दूं, तो मैं ऐसे बोल दूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आप दोनों फॉर्मूले को घूर के देखो, तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की और टोटल एनर्जी वो एग्जैक्टली सेम है, बस माइनस का फर्क है। तो टोटल एनर्जी में माइनस लगा तो, क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, बाउंडेड सिस्टम है ना, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव है। तो टोटल एनर्जी माइनस लगा तो मैं बोल दूं क्या, ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव बन गई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट में इक्वल होती है, तो दोनों अमाउंट में इक्वल होती है, बस टोटल नेगेटिव होती है और काइनेटिक पॉजिटिव होती है। ठीक है, आ जाओ अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और टोटल भी नेगेटिव है, लेकिन पोटेंशियल डबल है। ए नेगेटिव में डबल, बहुत ज्यादा कम, समझ गए, तभी तो टोटल नेगेटिव आएगी। देखो काइनेटिक पॉजिटिव, तो पोटेंशियल नेगेटिव होगी तभी तो टोटल नेगेटिव आएगी। काइनेटिक अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा तभी तो नेगेटिव आने के चांस, और नेगेटिव वाला ज्यादा होगा तभी तो।
तो बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी को अगर टोटल एनर्जी के टर्म्स में लिखूं तो बोल दूं दिस इज ट्वाइस ऑफ टोटल है, दोनों माइनस माइनस है इसलिए साइन की कोई गड़बड़ नहीं है, तो दिस वुड बी ट्वाइस ऑफ टोटल। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल की डबल होती है और काइनेटिक एनर्जी टोटल के इक्वल होती है। काइनेटिक टोटल के इक्वल होती है और पोटेंशियल डबल होती है, और साइन में काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक टोटल का नेगेटिव होती है क्योंकि टोटल नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। समझ गया, समझ जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन आते हैं ऐसे मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है क्या? चलो साहब क्वेश्चन अपन आगे करेंगे जब देखेंगे। तो हमने सारे फॉर्मूले डिराइव कर लिए। तरीका क्या है, दोनों में v और r एक तरफ करके कभी इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके या 2 जो भी है एक का स्क्वायर करके 2 का डिवाइड करा तो अपने v स्क्वायर कट गया r बच गए, और एक बार डायरेक्ट डिवाइड करा तो r कट गया v बच गया। समझ गया? तो ऐसे v और r निकाल लेंगे। तो सर हमारे को ये एनर्जी की सारी बातें समझ में आ गई। अच्छा अब अपन क्या करते बेटा, जो हमारे फॉर्मूला है ना, सुनना। अब टोटल एनर्जी के फॉर्मूला मैंने कहा था ना, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं बता देता हूँ क्या थी, माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर, ये है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, ऐसे रखते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। आर की वैल्यू रख रहा हूं, आर की वैल्यू कितनी आई थी बेटा। अब देखो अपन एक काम करते हैं, इसमें से 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर बाई जेड रख देते हैं। मैं क्या करना बता देता हूँ, आधी न्यूमेरिकल वैल्यू रख दी क्योंकि कांस्टेंट मुझे याद नहीं क्या क्या आए थे, और n स्क्वायर बाई जेड क्योंकि मुझे तो अब इसकी भी वैल्यू रख दूंगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.529 इंटू 10⁻⁻10, और यहाँ से जेड ऊपर भेजा तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कर दो इसको, ये और ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई टोटल एनर्जी, है ना। और ये सब कांस्टेंट है, ये सब वैल्यू रख के सोल्व करी मैंने, है ना। अच्छा एक माइनस रह गया, माइनस, ठीक है, माइनस। समझ लो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, आपको सबको वेरी वेल नोन है, -13.6, ये सारा मिलके 13.6 को वैल्यू रखने के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर दिया इसको, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी आती है बेटा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है। समझ गए क्या? तो काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल। अब टोटल का फॉर्मूला मैंने रटा हुआ -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है क्या? तो हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी सब निकाल ली, ठीक है। चलो सर, तो ये अपने सारे डेरिवेशन हो गए, है ना, और के ई पी में रिलेशन भी आ गया। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा बोलो, रदरफोर्ड को कैसा पता पड़ा बेटा, सेंटर पे प्लस चार्ज होता है और चारों तरफ वेकेंट स्पेस होता है। ये सब वोल्ट-फॉइल एक्सपेरिमेंट से। कैसे? वोल्ट-फॉइल से। क्यों? 20,000 में से एक लोटा बताओ, सेंटर पे सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है, प्लस चार्ज कंसंट्रेटेड है, सारा मास भी सेंटर पे, अधिकतर सीधे चले गए, वेकेंट स्पेस से अधिकतर। फिर फेल क्यों हुआ वो? क्योंकि वो ये नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लो रेडिएट करते 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 सेंटर पे गिर रहा है, मतलब उसके हिसाब से गिर रहा है, मतलब न्यूक्लियस एटम अनस्टेबल है, बट प्रैक्टिकली एटम स्टेबल था, मतलब एक्चुअली एटम स्टेबल था, है ना। इलेक्ट्रॉन अंदर गिरता नहीं है, तो वो क्यों नहीं गिरता है वो नहीं समझा पाया था, क्योंकि मैक्सवेल कहता कि एनर्जी रेडिएट करेगा, तो उसने मान लिया हाँ करेगा, तो वो नहीं कर पाया। एक तो ये फेल होने का कारण था। दूसरा, वो ये नहीं समझा सका कि एटम का कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन हर जगह घूम रहा है, तो हर जगह मतलब स्पाइरल पाथ बना रहा तो हर जगह, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कुछ भी एनर्जी हो सकती है। तो जो डिफरेंस है, हर टाइप का डिफरेंस आएगा, मतलब कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, है ना। लेकिन एक्चुअली स्पेक्ट्रम वो लाइन स्पेक्ट्रम, ये वो नहीं समझा सका कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बन रहा है। इन दो बातों में फेल हो गया। फिर आया बोहर। बोहर ने जब सारी बातें करी तो हमने बोहर ने MBR बराबर NH/2π को स्टेबल ऑर्बिट्स बताया, है ना। क्वांटम कंडीशन बताइए कि स्टेबल ऑर्बिट होने के लिए वो ऑर्बिट्स, वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जहां पर MBR H/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा, वो स्टेबल ऑर्बिट्स है। और उससे फिर हमने डेरिवेशन करे, R निकाला जो कि 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम आया। फिर हमने V निकाला जो 2.18 × 10⁶ Z/n आया, है ना, Z/n आया। थर्ड
एनर्जी का हिसाब किताब करा तो हमें पता पड़ा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को टोटल एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने निकाल के रख लिया माइनस नेगेटिव, क्योंकि बाउंडेड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है और जितने भी बाउंडेड सिस्टम होते हैं उनकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, मतलब उनको फ्री करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो समझ में आ गई माइनस क्यों आया है, पूछते बोर्ड में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस। माइनस मींस सिस्टम इज बाउंडेड, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड, वी हैव टू गिव एनर्जी टू फ्री इट, हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी अगर फ्री करना है तो, क्योंकि फ्री तब होगा जब टोटल एनर्जी जीरो होगी। तो आप एनर्जी दो वो फ्री हो जाएगा। तो मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी आई थी टोटल एनर्जी के बराबर अमाउंट में, लेकिन बाहर माइनस लगेगा क्योंकि टोटल खुद नेगेटिव होती है, फिर आप एक नेगेटिव और लगाओगे तो टोटल काइनेटिक पॉजिटिव बन जाएगी। तो के बराबर माइनस टी, टोटल पता है तो माइनस लगा दो काइनेटिक आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी टोटल की डबल होती है, नेगेटिव में डबल होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल की डबल होती है और दोनों नेगेटिव नेगेटिव होती है, और काइनेटिक एनर्जी टोटल के बराबर होती है लेकिन प्लस में होती है, समझ गए, और टोटल नेगेटिव। क्लियर है क्या, ये रिलेशन है। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के गया -13.6 Z²/n²। क्लियर है। चलो बेटा, तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे अपनी बात चल रही थी बेटा, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने काफी बातें कर ली थी, क्या, एक मिनट बेटा, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने काफी बात कर ली थी। उसमें अपन ने बात करी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले अपन ने देखा था कि रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड क्यों फेल हुआ, है ना, रदरफोर्ड के फेल होने का कारण क्या है, वो एक तो लाइन स्पेक्ट्रम नहीं समझ आया था, उसके हिसाब से कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता हुआ स्पाइरल पाथ बनाता हुआ अंदर गिर जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ईएम वेव रेडिएट करता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में स्टेबल होता है, ठीक है, वो स्पाइरल पाथ बनाता हुआ अंदर गिरता नहीं है, ठीक है ना। तो वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्यों नहीं गिरता है, ठीक है। ये फिर बोहर ने बताया कि देयर आर सम परमिसिबल ऑर्बिट्स, ठीक है। तो बोहर ने अपने को देखो, जब अपन ने बोहर मॉडल पढ़ा तो बोहर की सबसे पहली पोस्टुलेट्स क्या थी, तो उसने सबसे पहले कौन सी कंडीशन थी, सबसे पहले उसने बताया अबाउट स्टेबल ऑर्बिट्स, कि देयर आर सम स्टेबल ऑर्बिट्स, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, वहां पर वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट नहीं करता, कुछ परमिसिबल ऑर्बिट्स होती है, कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स होती है। उसने कह दिया हम मान थोड़ी लगे। फिर उसने बताया कि उन स्टेबल ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम का क्वांटा होता है h/2π, या यूं बोल दो एंगुलर मोमेंटम उन ऑर्बिट्स में h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। तो सेकंड पोस्टुलेट उसकी ये थी, क्या थी, क्वांटम कंडीशन। क्या थी क्वांटम कंडीशन, कि h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है उन ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। फिर थर्ड उसने फ्रीक्वेंसी कंडीशन दी थी, क्या, कि जो नॉन रेडिएटिंग एनर्जी लेवल्स है, कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स है, उन स्टेबल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है हायर ऑर्बिट से लोअर में, जैसे स्टेबल ऑर्बिट थर्ड, स्टेबल ऑर्बिट सेकंड, तो थर्ड से सेकंड में जंप कर सकता है, 2 से 1 में जंप कर सकता है, तो हायर से लोअर या लोअर से हायर। जब हायर से लोअर जंप करेगा तो hν एक फोटोन एमिट करेगा, है ना, जो उन दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा, समझ गए ये। और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, समझ गए। तो ऊपर से नीचे आने पर फोटोन एमिट करता है ना, रेडिएशंस निकलती है, सही बात है। लो एनर्जी लेवल में जाएगा तो रेडिएशंस निकलेगी, है ना, और लो से हाई में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये उसने दिया था फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ठीक है। तो एक दी थी क्वांटम कंडीशन कि कुछ एनर्जी स्पेशल एनर्जी लेवल्स होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है साहब। तो ये सारी बातें पढ़ ली थी अपन ने। उसके बाद अपने को आज जो, अच्छा, फिर अपन ने याद है रेडियस वेलोसिटी के फॉर्मूले डिराइव किए थे, है ना, एक सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर करके और एक एमबीआर बराबर NH/2π, इनमें से V और R थे, R को गायब करा V आया, V को गायब करा R आया, दोनों आ गए। फिर एनर्जी पढ़ी थी तो याद है काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी अमाउंट में इक्वल है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी विल बी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो हमने टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का हिसाब किताब देखा, इन पे न्यूमेरिकल बाद में करेंगे बेटा। चलो, अब हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो R बराबर था बेटा 0.529 n²/z, याद आया ये n²। V बराबर आया था बेटा 2.18 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। और उसके बाद जो टोटल एनर्जी आई थी, है ना, टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला तो हमने डिराइव करे थे, दीस आर कॉल्ड बोहर्स फॉर्मूला। ये nth ऑर्बिट में है ना, nth ऑर्बिट की रेडियस, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, है ना, ये सब। तो ये हो गया जनरलाइज फॉर्मूला, ये किसी भी एटम के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो एटम शुड बी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक, है ना, एटम शुड बी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक्स, या, है ना, शुड हैव वन इलेक्ट्रॉन। एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी है, क्योंकि इसके डेरिवेशन में याद है
बाहर वाला चार्ज बन रखा था मैंने, के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर में Q2 बन रखा था बनी, ठीक है ये। अब बेटा एक पढ़ा था अपन ने, काइनेटिक एनर्जी विल बी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, है ना, ये पढ़ा था तो, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। दीज आर द फॉर्मूलाज जो हमारे काम आएंगे, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तब, ठीक है। न्यूमेरिकल अभी देखेंगे, लेकिन अभी अपन क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आए थे। अब अपन हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे थे बेटा, अब अपन पढ़ेंगे एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे बेटा, एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम कब देखो कैसे बनते हैं एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो जैसे एक सिलेंडर है ना, इसके अंदर मैंने खूब सारे एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम रख दिए, है ना, हाइड्रोजन एटम रख दिए, खूब एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, ये सब एक्साइटेड कंडीशन में, मतलब इनका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है, और यहाँ पे एक होल कर दिया, है ना, ये पूरा सिलेंडर है, तो एक है इसमें बीच में होल कर दिया। अब यहाँ से जो रेडिएशन निकल रही है उसको एक बीम बना के यहाँ से निकाला, और यहाँ पे एक प्रिज्म रख दिया। जब ये पूरी बीम इस प्रिज्म में से पास होगी, तो आपको पता है प्रिज्म अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग म्यू होता है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, तो वो जो सारी लाइट्स निकल रही है अलग अलग वेवलेंथ की, वो सारी स्प्लिट हो जाएगी। इसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, समझ गए। हालांकि वो लाइट होगी तो इसको डिस्पर्शन, तो ये सब अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हम जितनी भी वेवलेंथ सारी उनको अलग कर सकते हैं। तो प्रिज्म से या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से हम जब पास कराते हैं तो ये अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में गिर रहा है, तो कौन कौन सी वेवलेंथ एमिट हुई है। जब इस एमिशन स्पेक्ट्रम को देखा गया तो लाइन स्पेक्ट्रम मिला। क्या मिला बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम। ऐसा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है जिसमें क्या होगा, सारे ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम, देखो वो कैसे बनता बता देता हूँ। अच्छा, ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम इसको बेटा ब्लैक बैकग्राउंड पे देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है, ये पूरा ब्लैक ब्लैक होता है ना, ब्लैक बैकग्राउंड पे देखा जाता है, ये ब्लैक बैकग्राउंड है बेटा पूरा, है ना। और जब कोई भी लाइट एमिट होती है, जैसे अभी हाइड्रोजन एटम से ये प्रिज्म से पास हुई, ये लाइट है ना, ये लाइट है, जब गिरेगी तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगी वहाँ पे उजाला हो जाएगा, वहाँ पे लाइट चमक जाएगी, मतलब वहाँ पे व्हाइटनेस आ जाएगी। तो ये लाइंस मिली, तो लाइन स्पेक्ट्रम मिला, समझ गए। तो ब्लैक बैकग्राउंड पे एमिशन स्पेक्ट्रम को हमेशा ब्लैक बैकग्राउंड पे देखा जाता है। तो जिस जगह पर लाइट गिरती है वहाँ पे अपने आप कलर आ जाता है। ठीक है, देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे देखते हैं, यहाँ से अपन लाइट गिराएंगे, व्हाइट लाइट, जीरो से लेके इनफिनिट सारे वेवलेंथ गिराएंगे। यहाँ हाइड्रोजन एटम रख देंगे, है ना, ग्राउंड स्टेट में, ये किसमें रखेंगे, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ से जो लाइट पास होगी तो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना, कुछ तो हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। तो जो ये एब्जॉर्ब करेंगे हाइड्रोजन एटम को, तो वो गायब होगी। जो हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब करेगा, एटम एब्जॉर्ब करेगा, वो गायब, बोलो। तो वो सारी वेवलेंथ गायब हो जाएगी, जो हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब करेगा वो सब गायब। तो वो भी यहाँ पे कुछ रेस कम होगी, है ना। अब इनको जब अपन देखेंगे तो कुछ वेवलेंथ गायब होगी। तो जब इसको अपन देखेंगे किस पे, व्हाइट बैकग्राउंड पे, तो कुछ ब्लैक लाइंस आएगी। तो इसको देखेंगे व्हाइट बैकग्राउंड पे, इस पे देखेंगे व्हाइट, तो कुछ ब्लैक लाइंस आएगी जो गायब होगी, बाकी सब जगह उजाला होगा। तो बाकी सब जगह पूरा बैंड उजाले का बैंड बनेगा, बस बीच में से कोई लाइन गायब होगी। तो वो तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी लाइन स्पेक्ट्रम है। कुछ पर्टिकुलर लाइन गायब हुई, इसलिए व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक लाइंस मिली, वो वाली लाइन एब्सेंट हो गई। और एमिशन स्पेक्ट्रम भी लाइन स्पेक्ट्रम मिला, तो ब्लैक बैकग्राउंड पे कुछ लाइंस आई, कुछ व्हाइट लाइंस आई। क्यों, क्योंकि वही एमिट हो रही थी, समझ गए। तो यहाँ से प्रैक्टिकली प्रूव होता है कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है एटम का, ये प्रैक्टिकली प्रूव होता है कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है। चलो अब अपन एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन होते क्या है समझ में आ गया। एक में अपन एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम रख के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकाल के प्रिज्म से पास कराते हैं, और जब प्रिज्म से पास कराते हैं तो जो लाइट एमिट हो रही है वो सब स्प्लिट करके अपन एक ब्लैक बैकग्राउंड पे इमेज लेते हैं, तो अपने को पता पड़ जाता है कौन कौन सी लाइंस एमिट हुई है, समझ गए। तो हमें पता पड़ गया कुछ पर्टिकुलर लाइन एमिट हुई। इसका मतलब कुछ परमिसिबल ऑर्बिट है, उनके बीच का डिफरेंस जो है उतनी एनर्जी की लाइट्स निकली, है ना। और वही फिर अपन ने जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखा तो व्हाइट लाइट, जीरो से इनफिनिट सारे फोटॉन्स गिरा या वेवलेंथ्स गिराई, तो पता पड़ा उनमें से कुछ एब्जॉर्ब हुई। तो मतलब व्हाइट बैकग्राउंड पे कुछ ब्लैक लाइंस आई, पूरा व्हाइट नजर आया, कुछ ब्लैक लाइंस नजर आई क्योंकि वो गायब थी। चलो सर, तो सर ये सारी बात समझ में आ गई। अब देखना, ये तो हुआ स्पेक्ट्रम होता गया ना, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम बनते कैसे। अब आप देखो बेटा, अब अपने को हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ाई करनी है, किसके लिए करनी है, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो मैं सारी पढ़ाई जो कर रहा हूँ ना, बोहर ने जो सारी पढ़ाई हमारे से कर रहे हो फॉर हाइड्रोजन एटम, तो मैं वो तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1 रख दूँ,
तो अभी अपन बात कर रहे हैं स्पेशली एनर्जी की, तो है ना, तो ऑर्बिट की एनर्जी होगी -13.6 है ना अपॉन एन स्क्वायर, है ना, Z1 रख दिया इलेक्ट्रॉन को। दिस इज द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये nth ऑर्बिट का एनर्जी लेवल की एनर्जी है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अपन यहां से देखो क्या होता है बेटा, कितनी एनर्जी का फोटोन है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन है ना, ये nth ऑर्बिट है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ emitted photon when electron will jump from n2 to n1 energy level, n2 to n1 orbit, n2 to n1 orbit, n2 से n1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा, ठीक है, तो कितनी एनर्जी का फोटो निकलेगा, तो मैं बोलूँ E इक्वल टू -13.6 है ना, नीचे वाले अरे हायर ऑर्बिट में जैसे जाता है एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है, बोल दूँ -13.6, अरे हायर ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा होगी ना, लोअर में कम होगी, तो मैं बोल दूँ ज्यादा माइनस कम, n2 स्क्वायर -13.6 अपॉन n1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दूँ, तो 13.6 कॉमन आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर। बेटा ये बाद वाली ज्यादा है ना, ज्यादा माइनस कम, तो ये ज्यादा माइनस कम करी तो आ गया, तो इतनी एनर्जी एमिट होती है, और इसको मैं एच कर दूं, इस एनर्जी का फोटोन एमिट होगा, इस फ्रीक्वेंसी का, सॉरी, ठीक है, तो इस एनर्जी का फोटोन एमिट होगा, तो ये। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं ना, तो हाइड्रोजन एटम की पढ़ाई चल रही है, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लिख दी है ना n1 ऑर्बिट में, तो ये एनर्जी एमिट होती है, ठीक है। अब ये यहाँ से देखो न्यू बराबर कितना गया बेटा, 13.6 अपॉन h है ना, 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब यहाँ से c बाई लैम्डा लिख दो इसको न्यू को, तो hc बाई लैम्डा ही लिख दो सीधा, छोड़ो ये है ना, hc बाई लैम्डा, एनर्जी को सीधा hc बाई लैम्डा ही लिखो, न्यू छोड़ना, तो न्यू चाहिए ही नहीं, तो hc बाई लैम्डा लिखवा दे, 1 बाई लैम्डा बराबर कितना गया बेटा अपॉन hc, ये मैंने hc बाई लैम्डा लिख दिया, h न्यू नहीं लिखा, hc बाई लैम्डा, मेरे को लैम्डा में इंटरेस्ट है। अच्छा, इसको बोलते हैं बेटा वेव नंबर, क्या बोलते हैं इसको, वेव नंबर, ये 1 बाई लैम्डा वेव नंबर, ये वेव नंबर बराबर 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, इस पूरे को कांस्टेंट बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं बेटा, वेरी वेल नोन टर्म है, सुनी होगी तुमने, रिडबर्ग कांस्टेंट है ना, ये आ गया वेव नंबर 1 बाई लैम्डा बराबर रिडबर्ग कांस्टेंट 1/e। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अपन क्या करेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो ऊपर से नीचे जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो अपन ये वाला फार्मूला यूज करके अपन खूब सारी वेव्स निकालेंगे, वो वेवलेंथ निकालेंगे, ठीक है। ये r की वैल्यू होती है बेटा 1.0 शायद 9, देख लेना 97 कुछ होती समथिंग, इनटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स है ना, 1 बाई लैम्डा है ना, ये इसकी यूनिट मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये होती है 10⁻⁷ मीटर इनवर्स यूनिट हो गई, ये रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, है ना, लाइमैन बामर, तो एमिशन अपन हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़े थे ना, उसके लिए लाइमैन बामर पाश्चन ब्रैकेट और फोन, ये 5 सीरीज पढ़ेंगे, और इनमें से अपने मेन इंपॉर्टेंट है लाइमैन और बामर, हालांकि पढ़ेंगे अपन सारी, पर लाइमैन और बामर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। तो चलो जाओ, तो एमिशन एक्सोशन स्पेक्ट्रम की बात हो गई, हमने यहाँ तक पहुंच गए, वेव नंबर तक पहुंच गए, है ना, वेव नंबर से अपन वेवलेंथ निकाल देंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है बेटा, r बराबर 1.097 होता है इनटू 10⁻⁷, जो भी है ये 9 इनटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अच्छा, 1 बाई r की वैल्यू भी याद रखना बेटा, ये होती है 911 एंगस्ट्रॉम, इसको उल्टा करूंगा ना तो 911 एंगस्ट्रॉम आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना, 1 बाई r बराबर 911 एंगस्ट्रॉम, ये भी रट लेना बेटा, ठीक है, बहुत काम आने वाला है। चलो सर, अब अपन देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना, फॉर हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी देखो, अब अपन क्या सारे देखो, मैं 2 जी, तो यहाँ से अपने पास ये हो गया, ये देखो बेटा, ये हाइड्रोजन एटम है, ये है n बराबर 1, ये है n बराबर 2, ये है n बराबर 3, ये है n बराबर 4, ये है n बराबर 3, कई
बच्चे सोचते हैं सर का हाथ नहीं पहुंच रहा था ऊपर इसलिए एनर्जी पास पास बना दी लेवल, नहीं, दिस इज लॉजिकल डायग्राम। ये एक्चुअल में क्या पहले और दूसरे के बीच में गैप ज्यादा आएगा, देखना आप एनर्जी डिफरेंस, दूसरे तीसरे के बीच में एनर्जी डिफरेंस रिड्यूस हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट के बीच में और रिड्यूस हो जाएगा, 4 5 के बीच में और, तो मैं बोलूं जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी डिफरेंस विल रिड्यूस। समझ गया? तुम्हें मैं प्रूव करता हूं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला बोल क्या था, E इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, याद है Z तो 1 रख दिया था ना मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दिस इज द एनर्जी फॉर्मूला फॉर एनी ऑर्बिट, है ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो n बराबर 1 रखो, तो n बराबर 1 रखूंगा तो आ जाएगा बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन एटम में होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 रखो, तो 2 रखोगे तो 4 का डिवाइड होगा तो आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ये रखा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर 2 के बाद 3 रखो, तो 3 रखोगे तो यहाँ 9 का डिवाइड होगा तो आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा, ये वेल नोन है, याद ही होने चाहिए, है ना। ये 3 4 रखो, तो 4 रखोगे तो -13.6 डिवाइड बाय 16 करो, -13.6 डिवाइड बाय 16 कितना जाएगा, है ना, -0.8 85 के करीब आएगा, ठीक है, वो देता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आ गया एनर्जी लेवल। अब आप देख लो फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी, बेटा ये याद हो रखिए, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट, ये बेटा न्यूमेरिकल में कब काम आएगा, फर्स्ट लेवल की एनर्जी कितनी होती है -13.6, दूसरे की -3.4, तीसरे की -1.51, फोर्थ की -0.85, ठीक है, ये याद होनी चाहिए। देखो 1 और 2 के बीच में एनर्जी डिफरेंस देखो बेटा, व्हाट विल बी द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट, तो आप देखेंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। तो मैं बोल दूं जब भी इलेक्ट्रॉन सेकंड से 1 में कूदेगा 10.2 का फोटोन निकाल के फेंक देगा, और वो जो एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइन आई थी ये वाली लाइन मौजूद होगी, 10.2 एनर्जी वाली लाइन मौजूद होगी। अच्छा, जब 3 से 2 में कूदेगा बेटा तो कितनी 1.9 के करीब, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी निकाल के फेंक देगा। देखो ये डिफरेंस देखो ना इनका, तो 1.9 के करीब आएगा, तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी निकाल के फेंक देगा, ठीक है। तो देखो पहले का फर्स्ट 2 के बीच में एनर्जी डिफरेंस ये है, सेकंड और थर्ड के बीच में एनर्जी डिफरेंस ये है, फिर आगे जाओ तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0.85, है ना। तो ये बस घटता जाएगा, अपने को इतना ज्यादा उससे जरूरत नहीं, बस ये 4 एनर्जी लेवल घटेगा होने चाहिए, -13.6, फिर -3.4, फिर -1.51 और फिर -0.85, ये याद होने चाहिए, क्लियर है। और डिफरेंस घट रहा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गई सर, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो लाइमन सीरीज क्या होती है। अब देखो ये मेरे को अभी ये तो न्यूमेरिकल के लिए काम आएंगे कंपटीशन एग्जाम में, अभी तो अपन यहाँ बात करते हैं लाइमन सीरीज क्या होती है। लाइमन सीरीज होती है इलेक्ट्रॉन का, तो होती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें गिरता है, हायर ऑर्बिट से, इसमें इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से n बराबर 1 में ट्रांजिशन करता है, n बराबर 1 में गिरता है, से n बराबर 1 में गिरेगा। तो बोल दो हायर ऑर्बिट यानी कि n2, तो n1 बराबर 1 होगा, क्लियर है, समझ गए। तो n1 बराबर 1 होगा, जो नीचे वाली ऑर्बिट होती है उसको n1 बोलते हैं, और हायर ऑर्बिट n2 बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, तो मैं बोल दूं यहाँ से आ जाएगा 1/λ, और n2 बराबर हो जाएगा n2 बराबर 2 3 4 5, 2 से भी और डैश 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 इनफाइनाइट, 2 से गिर सकता है 1 में, 3 से गिर सकता है 1 में, 4 से गिर सकता है 1 में, ठीक है, 5 से गिर सकता है 1 में, इनफाइनाइट से गिर सकता है 1 में, इनफाइनाइट से। दिस इज लाइमन सीरीज, ठीक है, ये लाइमन सीरीज है, ये लाइमन सीरीज है, क्लियर है। ये मैं बोल दूं मोस्ट, इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी और इसकी एनर्जी मिनिमम होगी। तो बोलो सबसे कम ऊर्जा का फोटोन होगा 2 से 1 वाला, और सबसे ज्यादा ऊर्जा का, तो लाइमन सीरीज का मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन होता है इनफाइनाइट टू 1, ठीक है। तो मैं बोलूं इसका लैम्डा मिनिमम होगा, ठीक है, और ये मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन होगा जो 2 से 1 में गिरेगा, इसका बोलूं लैम्डा मैक्सिमम होगा, क्लियर है क्या। तो इनफाइनाइट से 1 वाले का लैम्डा मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम होगी, और 2 से 1 वाले की एनर्जी मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम होगा, क्लियर है क्या। चलो आ जाओ, तो मैं ऐसे बोलता हूं 1/λ इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए r 1 - 1 अपॉन, है ना, ये मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम, ये मैक्सिमम एनर्जी निकाल रहा हूं बेटा मैं,
ठीक है, यहाँ से n2 सॉरी n2 स्क्वायर, ये हायर ऑर्बिट होगी, ये लोअर ऑर्बिट 1 होगी, गिरेगा हमेशा 1 में, लाइमन में, ठीक है। आगे देखो ना, ये बन गया, ये लाइमन सीरीज के लिए है ना, लैम्डा लाइमन। अब फॉर ई मैक्सिमम एंड लैम्डा मिनिमम, n2 इनफाइनाइट कर दो, मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी, जब n2 बराबर इनफाइनाइट, तो n2 बराबर इनफाइनाइट रखो तो कितना आ जाएगा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r, 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा बराबर 1 बाय r, और 1 बाय r कितना होता है, 911 एंगस्ट्रॉम। तो जो लाइमन सीरीज का सबसे मिनिमम लैम्डा है, सबसे मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन आएगा, उसकी वेवलेंथ होगी 911 एंगस्ट्रॉम, जो कि यूवी रेज में आती है। 911 याद है, विजिबल से कम होती है, विजिबल 3500 से 7000 होती है, तो बोल दो ये 911 यूवी में आएगी, एक्सरे नहीं है, एक्सरे तो 1-2 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम के अंदर आ जाती है, तो ये तो 100 एंगस्ट्रॉम 200 900 एंगस्ट्रॉम बहुत ज्यादा है, 1000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो क्या मैं बोल दूं, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरता है, तो n1 बराबर 1 रख दिया फिक्स, और n1 बराबर 1 रखते ही फिर n2 की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी रखोगे, तो मैंने इनफाइनाइट रखी, तो उसमें मेरे को एनर्जी मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम मिल गया। इसको बोलते हैं लिमिटिंग वेवलेंथ, समझ गए, लिमिटिंग वेवलेंथ। चलो अब लाइमन के लिए अपन ने ये तो निकाली, कौन सी रे, ये एनर्जी लेवल हटा रहा हूं मैं, है ना, ये लाइमन। अब अपन निकालते हैं लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है, ये तो लैम्डा मिनिमम निकाला था, है ना, मैक्सिमम एनर्जी और ई मिनिमम एंड लैम्डा मैक्सिमम। मैं बोल तो n2 बराबर कितना रखूंगा, बोल 2, अरे जस्ट ऊपर से नीचे गिर जाए, यहाँ से 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू r 1 माइनस 1 बाय 4 एंड दिस इज 3 बाय 4 r, क्या यहाँ से लैम्डा बराबर कितना जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 बाय 3 r, और ये कितना जाएगा बेटा 4 बाय 3, और r की वैल्यू मेरा 1 बाय r की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम बता देना, इसको सॉल्व कर लो, 1216 एंगस्ट्रॉम के करीब आएगा, कर देना सॉल्व बेटा, 1216 एंगस्ट्रॉम के करीब आएगा, अब करके देख लेना 1216 एंगस्ट्रॉम। तो क्या मैं बोल दूं, लाइमन सीरीज है, इधर देख, लाइमन जब भी हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, ये सब हाइड्रोजन के लिए चल रहा है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए मैं बोल दूं वेवलेंथ जो आएगी वो 1216 एंगस्ट्रॉम से कम या उसके बराबर एंड 911 एंगस्ट्रॉम से, ये बहुत एग्जैक्ट, मतलब 911 नहीं है, कहीं 913 भी लिखती बुक्स, कई बुक्स यहाँ पे 1220 भी लिखती है, एनसीईआरटी में 1220 लिखा है, यहाँ पे 910 लिखा है एनसीईआरटी में, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये मतलब इतना एग्जैक्ट हिसाब किताब मत लगाओ, है ना, लगभग कर दो इसको, लगभग, अरे ये लगभग कर दो बेटा, अप्रोक्सीमेटली, बस ये है। अब मुद्दे की बात क्या है, मैं बोल दूं लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, ये कर दो, फॉर हाइड्रोजन एटम लाइज इन, है ना, लाइन विजिबल, सॉरी यूवी रीजन, समझ गए, यूवी रीजन में लाई करती है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो लाइमन सीरीज है वो कौन से रीजन में लाई करती है, यूवी रीजन में, ध्यान रख लेना, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। हाइड्रोजन एटम के लिए लाइमन सीरीज लाइन यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, ये खूब पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान ना, यूवी। तो लाइमन सीरीज या हाइड्रोजन एटम की लाइमन सीरीज यूवी रीजन में होती है। अब आ जाओ बामर सीरीज, और बामर सीरीज देखते हैं अपन, तो होगी बेटा लाइमन सीरीज 911 से 1240 बोलता हूं मैं, तो 911 से 1216, ध्यान रखना, 911 से 1216, ठीक है। अब बामर सीरीज, ठीक है, बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरेगा बेटा, n बराबर 2 में, कहाँ गिरेगा बेटा, n बराबर 2 में, बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन गिरेगा n बराबर 2 में, है ना बेटा, बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन गिरेगा n बराबर 2 में, n बराबर 2 में, कहाँ से, 3 से 4 से 5 से इनफाइनाइट से 2 में गिरेगा। दिस इज द बामर सीरीज, n बराबर 1 में नहीं, 1 वाली बात तो कर ली मैंने, ये इनफाइनाइट से, तो दिस इज द बामर सीरीज, बोलो बामर सीरीज में n1 बराबर हो जाएगा 2, नीचे वाली ऑर्बिट 2, और n2 हो जाएगा 3 4 5 डेज इनफाइनाइट, हायर ऑर्बिट से गिरेगा, तो बोलो 1 बाय लैम्डा कितना आ जाएगा, वेव नंबर बराबर r 1 बाय 4, ये तो फिक्स है, n1 तो 2, तो फॉर्मूले में n1 बराबर 2 रखा, तो ये n1 स्क्वायर 4 अपॉन n2 स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब वही ये देखो, ये क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी मैक्सिमम, तो लैम्डा मिनिमम क्या, तो चलो पहले निकालते हैं, फॉर मैक्सिमम एनर्जी, फॉर ई मैक्सिमम एंड लैम्डा मिनिमम
और एनर्जी मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम, बोलो क्या करेंगे पर n2 बराबर इनफाइनाइट रख दूं। चलो जो यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू r 1/4 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4/r। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आएगी 4/r, 911 का 4 गुना कर दो रे, 4/r 911 का 4 गुना कर दो, कितना आएगा ये 911 का 4 गुना कर दो, ये आ जाएगा 4 × 911, ये आ जाएगा 3644 के करीब आ जाएगा क्या, 3644 एंगस्ट्रॉम के करीब आ रहा। देखो करो ना यार बेटा, ये कर लो ना, 900 है ना 3644 के करीब आ रहा है, घटवा रखा ना 1/r बराबर होता है बेटा 911 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम लिख ये। ठीक है, ये तो आ गया लैम्डा मिनिमम या मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही फॉर मिनिमम एनर्जी, योगी मिनिमम एनर्जी है ई मिनिमम, और लैम्डा मैक्सिमम होगा लैम्डा मैक्सिमम, तो बोल दो n2 बराबर 3 रख दो, 3 से 2 में गिरा दो, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा 36 एलसीएम 5/36, 5/36 आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये मैक्सिमम आ जाएगा लैम्डा, ये मैक्सिमम आ जाएगा बेटा लैम्डा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 5/36 × r, उल्टा ये 5/36 36/5, 36/5 में ये उल्टा करूँ 36/5 r, और 1/r 911, यहाँ 36/5 कर दो। ठीक है, 36/5 कर दो, कितना जाएगा 36/5 करने से, बोलो लैम्डा मैक्सिमम, ये तो 3644 आया था ये लैम्डा मैक्सिमम। देखो फिर सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, कितना आएगा देखो 3644 को कितना रहा है, ये आ रहा बेटा लगभग 6560 एंगस्ट्रॉम है ना, लगभग ये मैक्सिमम करीबन रफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो बॉम्बर सीरीज में क्या कुछ नहीं करा बेटा, बॉम्बर सीरीज के लिए n2 बराबर मतलब चार नीचे गिरेगी, n1 बराबर रख दिया 2 में गिरेगी, और हायर ऑर्बिट से 3 से 4 से 5 से, तो एक बार गिरा है इनफाइनाइट से 2 में, एक बार गिरा है 3 से 2 में, इनफाइनाइट से 2 में मैक्सिमम एनर्जी और 3 से 2 में मिनिमम एनर्जी, दोनों के लैम्डा निकाल लिया। तो अब देखो, तो बॉम्बर सीरीज वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 में गिर रहा है। ठीक है, इतनी बात है। अब देखो, अब अपने को लैम्डा से मतलब है, तो मैं बोल दूं लैम्डा बॉम्बर कितना है बेटा, बॉम्बर सीरीज का लैम्डा कितना है बोलो, तो बोल दूं 3600 कितना है, 3644 एंगस्ट्रॉम के करीब करीब से ज्यादा, और ये कितना आया था बोलो 6560 एंगस्ट्रॉम के करीब आया था मेरे हिसाब से, है ना। तो ये बस मुद्दे की बात ये देख विजिबल रीजन में आ गई है, 3500 से लेकर 7000 विजिबल रीजन होता है। तो बोल दूं बॉम्बर सीरीज of for hydrogen atom, Balmer series of for hydrogen atom is in किसमें visible region, किसमें है visible region, visible region में लाई करती है, समझ गए। तो ये visible में है, is in visible region, और वो किसमें थी लाइमन सीरीज, किसमें थी बेटा यूपी रीजन। तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, और बामर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है। समझ गए क्या, मतलब ब्रैकेट फोल्ड वगैरह को अपन शॉर्ट में पढ़ लेंगे, मेन मुद्दे की बात ये बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए लाइमन सीरीज किस में लाई करती है यूवी रीजन में, और बामर सीरीज किस में लाई करती है बेटा विजिबल रीजन में। खूब क्वेश्चन पूछते हैं इसमें बोर्ड में, खूब क्वेश्चन बेटा, पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी, समझ गए। तो इसमें कलरफुल लाइट आएगी, तो जब जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में गिरेगा कलर मिलेंगे आपको, विग्योर रेड वॉयलेट सब ये कलर मिलेंगे। ठीक है, चलो अब पास्चन सीरीज है ना, पास्चन ब्रैकेट फुंड है ना, उन सब में देखो पास्चन सीरीज में क्या होगा, इधर देख ये सब मैं लिख देता हूँ फटाफट तुम्हारे शॉर्ट में, है ना। है ना पास्चन सीरीज, तो बोल दूं n1 हो जाएगा 3, इस बार 3 में गिरेगा, और n2 कितना हो जाएगा 4 5 इनफाइनाइट, बस वही वाली बात है। ये देखो ये पास्चन सीरीज थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लो बेटा, इसमें कोई मतलब ही नहीं है इनका, है ना। ये तो n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1, ये मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा बेटा, है ना, ये क्योंकि हमारे काम में ये
तो कहीं से भी गिरो, 4 से गिरो, 5 से गिरो, इनफाइनाइट से गिरो, कहीं से भी गिरो, तो ये पास्चन सीरीज हो जाएगी। ठीक है, ये पास्चन सीरीज हो जाएगी। और ये इसमें जो लेमडा आएगा बेटा वो 7000 से ज्यादा आएगा, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, है ना। तो वही लेमडा मिनिमम, लेमडा मैक्सिमम, लेमडा जो पास्चन सीरीज का है, ठीक है, पास्चन सीरीज का जो लेमडा है वो ग्रेटर देन 7000 आएगा, है ना। बस ये मुद्दे की बात है। तो मैं बोलूँ इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में, है ना। तो पास्चन सीरीज इट विल बी IR रीजन, ठीक है। तो ये सब इंफ्रारेड रीजन में हो गया, IR रीजन, ठीक है ना। तो ये इंफ्रारेड रीजन में हो गया, क्लियर है क्या? ठीक है, बाकी सारी है ना, ब्रैकेट और फुल्ड भी, ब्रैकेट और फुल्ड सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में होगी, ठीक है ना। ब्रैकेट सीरीज भी, अब इसमें क्या हो जाएगा, n1 बराबर 4 हो जाएगा, 4 में गिरेगा, और n2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 6 7 इनफाइनाइट। वही मैक्सिमम तब आएगा जब इनफाइनाइट से 4 में गिरेगा, मिनिमम एनर्जी तब आएगी जब 5 से 4 में। मेरे को कोई मतलब नहीं है, इसका भी लेमडा वही सेम टू सेम 7000 से बड़ा होगा, और ये भी इनफाइनाइट। तो बोल दूं पास्चन, ब्रैकेट, फुल्ड, है ना, तीनों सीरीज, आगे वाली तीनों सीरीज। फुल्ड में क्या होगा, 5 में गिरेगा, 6 से 5, 7 से 5, इनफाइनाइट से 5, समझ जाना बेटा। लाइनन में 1 में गिरता है, बामर में 2 में गिरता है, पास्चन में 3 में गिरता है, ब्रैकेट में 4 में गिरता है, और फुल्ड में 5 में गिरता है, हायर ऑर्बिट से खत्म। नीचे वाली थी तो पास्चन, ब्रैकेट, फुल्ड, ये किस में लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन में, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। और बामर सीरीज विजिबल में, और लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में। बस ये इंपॉर्टेंट बात है अपन ने पढ़नी। क्लियर है क्या बेटा? तो ये सारी हो गई अपने एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बातें, क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेटा, डी ब्रोगली, जो डी ब्रोगली उसने सपोर्ट करा, है ना। तो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस सपोर्ट्स क्वांटम कंडीशन ऑफ बोहर मॉडल, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने प्रूव कर दिया था, डी ब्रोगली ने प्रैक्टिकली प्रूव कर दी, डी ब्रोगली ने प्रूव कर दिया किसको, क्वांटम कंडीशन ऑफ बोहर मॉडल को। तो उसने बोहर मॉडल की क्वांटम कंडीशन को सपोर्ट करा और उसको प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो जो डी ब्रोगली ने क्या बोला और कैसे प्रूव हुई क्वांटम कंडीशन, वो देखते हैं अपन, ठीक है बेटा। देखते और क्या बच गया इसमें, है ना। तो डी ब्रोगली का एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन। तो डी ब्रोगली's explanation of Bohr's second postulate, Bohr's second, Bohr's quantum condition, Bohr's quantum condition, ठीक है, या सेकंड पोस्टुलेट्स, ठीक है। बोहर की सेकंड पोस्टुलेट्स को कैसे सपोर्ट करा, देखो डी ब्रोगली तब तक प्रूव कर सकता है। डी ब्रोगली बोल रहा था इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक वेव, एवरी पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव। तो डी ब्रोगली प्रूव कर चुका था तब तक, है ना। या डी ब्रोगली ने बात बोली थी कि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करते हैं, है ना। जैसे लाइट वेव को भी अपन ने डुअल नेचर होना पार्टिकल, तो पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो पार्टिकल का जो वेव नेचर होती है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, according to डी ब्रोगली, every particle behaves like wave, and its wavelength, बोलो क्या थी, its wavelength, lambda is equal to h upon p, ये होती है h upon mb, h upon p या h upon mb। तो उसने प्रूव कर दिया था, और उसने डी ब्रोगली ने जो पार्टिकल का वेव नेचर होता है उसकी वेवलेंथ दे दी थी, ये तो इलेक्ट्रॉन की भी वेवलेंथ दी होगी। अब डी ब्रोगली ये बोल रहा है कि जैसा अपन ने, देखो मेरी बात सुनो, 11th क्लास में पढ़ा ना आपने कि कोई भी स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते तो देखो मैं स्ट्रिंग को वाइब्रेट करूंगा, खूब सारी वेव बनेगी, खूब सारी वेवलेंथ बनेगी, लेकिन स्टेबल या उस रस्सी पर कौन सी वेवलेंथ रहती है, जिसमें याद है कोने पे दोनों पे नोड होता है, बीच में एक एंटी नोड होता है, ये स्टैंडिंग वेव बना देता है। तो वो वेवलेंथ जो स्टैंडिंग वेव बना दे, या मैं बोल दूं जिसको जो रेजोनेंस में आ जाए, वो स्टेबल होती है। तो जो रेजोनेटिंग कंडीशन को फॉलो करेगी वो स्टेबल होगी। तो लैम्डा का मल्टीपल, 2 लैम्डा का मल्टीपल, 3 लैम्डा का मल्टीपल, वो सब। तो जैसे इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता है जैसे इलेक्ट्रॉन, तो वो तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होगा।
ऐसी ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर पूरा पूरा आ जाए, है ना, इलेक्ट्रॉन की पूरी पूरी वेव उस ऑर्बिट की लेंथ में समा जाए, मतलब लेमडा का मल्टीपल, यानी कि ऑर्बिट की लेंथ अगर लेमडा का मल्टीपल होगी तो वो तो एक तरीके से ये रेजोनेंस की कंडीशन में आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की राउंड कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 राउंड कंप्लीट हुआ, फिर से वापस वहीं पे, तो 6 राउंड में पूरी ऑर्बिट कंप्लीट हो गई, और वापस से जैसे ही वो राउंड करने लगा तो फिर से मतलब ऑर्बिट स्टार्ट हो गई, का मतलब मैं वो तो इसकी पूरी पूरी वेव आ गई यहाँ पे। इसकी जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा तो मैं वो तो उसकी वेव पूरी नहीं आ पाएगी, क्योंकि सरकमफ्रेंस थोड़ी सी बढ़ गई, और जबकि वेवलेंथ यहाँ पे पूरी पूरी है तो आगे पूरी पूरी नहीं आ पाएगी। तो वो ऑर्बिट्स, तो मैं बोलता हूँ, तो इसका जो वेव नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है, जो ऑर्बिट की, जिस ऑर्बिट की लेंथ इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को जस्टिफाइड कर देगी, या मैं बोलता हूँ रेजोनेटिंग कंडीशन में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की वेव के लिए, वो ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट होगी, है ना। तो मैं बोलता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अब मैं बोलता हूँ वो ऑर्बिट्स जिसका देखो 2πr, जिसकी लेंथ 2πr क्या हो, लेमडा का मल्टीपल हो, लेमडा का इंटीजर मल्टीपल हो। एक्चुअल में बात ये है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन विल बिहेव लाइक वेव, एंड दोज ऑर्बिट्स व्हिच विल हैव their length या their circumference which will have their circumference length या length of their circumference या length of their circumference will be integer multiple of lambda. Those orbits whose length will be integer multiple of lambda will be stable orbits, because electron will be standing, electron will form standing wave in that type of orbits and will be in resonance. समझ गए। तो मैं बोलूं वो ऑर्बिट जिनकी लेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की वेवलेंथ का इंटीजर मल्टीपल होगी, वो स्टेबल ऑर्बिट होगी, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर जस्टिफाइड होगा, इलेक्ट्रॉन की पूरी पूरी वेव आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग कंडीशन में होगा, स्टैंडिंग वेव बना रहा होगा। तो आप देखो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ बेटा, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ, उसकी बिल्कुल स्टैंडिंग वेव बताइए, जैसे ये ऐसे बताया हुआ है, ऐसे बताया, देख लेना, ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल उसके स्टैंडिंग में बताएगी, है ना, पूरा पूरा जस्टिफाइड हो रहा है उसका नेचर, ठीक है। मेरे से डायग्राम ढंग से समझ जाओगे ना बेटा। तो ये 2π है, अब जैसे 2πr बराबर NH/2π हो गया सर, इससे वो क्वांटम कंडीशन आएगी, देखो तो डी ब्रोगली उसने बोहर ने कोई रटी रटाई बात, उसने यहाँ से देखो H/m, ये यहाँ पर रख दिया ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये H/m यहाँ से फ्रॉम 1 है ना, ये फ्रॉम 1 कहाँ से रखा, फ्रॉम 1 है ना, ये आ गया 2πr। अब यहाँ से mv इधर भेज दो, 2π उधर भेज दो, देख कितना आ गया mvr, mv उधर भेजा और ये n और ये 2π उधर भेजा, H/2π आ गया क्या, वही बात आ गई जो बोहर ने बोली थी। तो बोल दूं ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डी ब्रोगली, किसका, और बोहर सेकंड पोस्टुलेट्स। तो सेकंड पोस्टुलेट्स बोहर की इसने डी ब्रोगली ने अपने तरीके से समझा दी। डी ब्रोगली ने बोल दिया भैया मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन वेव बनाता है, और जो डी ब्रोगली बात बोल रहा है, सॉरी बोहर जो बात बोल रहा है कि H/2π का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर जस्टिफाइड, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर जस्टिफाइड हो रहा होगा, बाकी किसी ऑर्बिट में तो यहाँ पर वो कोई रेडिएशन नहीं निकालता, क्यों, क्योंकि रेडिएशन निकालने की जरूरत ही नहीं उसको, वो रेजोनेंस में, समझ गए, कोई एनर्जी लॉस नहीं करता है, बाकी ऑर्बिट में वो एनर्जी लॉस करेगा, क्लियर है। अच्छा अब अगले टर्म पे अपन न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, इसके थोड़े बोर्ड लेवल के, ठीक है, तो बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे ताकि अपने न्यूमेरिकल आए तो राइट हो। 1 मार्क्स हाफ मार्क्स के क्वेश्चन मैंने सारे बता दिए, ये 1-2 नंबर में कभी पूछ लेते हैं, डी ब्रोगली's एक्सप्लेनेशन फॉर बोहर सेकंड पोस्टुलेट्स कर दोगे। अच्छा ज्यादातर क्या इसमें से बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, आर वी और एनर्जी के फॉर्मूले का डेरिवेशन आते ही आता है। वो सबसे पहले सुनो क्या पूछ रहे, क्वेश्चन क्या बनता है बता देता हूँ, एक्सप्लेन द रदरफोर्ड्स मॉडल, its failure या its limitations, and explain the Bohr's model and derive an expression for, कभी R का पूछ लेता, कभी एनर्जी का पूछ लेता, कभी R का, कभी एनर्जी का, कभी V का, तीनों में से कोई एक डेरिवेशन कंफर्म पूछेगा, और स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, या तो बोलेगा what was the limitations of Rutherford model, explain Bohr model and derive an expression for this, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड तो बहुत पूछता है, बोहर मॉडल का एक्सप्लेनेशन खूब पूछता है, और फिर एक फॉर्मूला डिराइव करा देता है। ये बड़ा क्वेश्चन बनता है 4-5 नंबर का। आधे 1 नंबर के क्वेश्चन, हाइड्रोजन की लाइमन और बामर किस में लाई करती है, तो एक विजिबल में, एक यूवी में, ठीक है, खूब पूछता है। न्यूमेरिकल आते हैं, इससे खूब आते हैं छोटे छोटे, एक्साइटेड स्टेट, वो सब अपन ले बेटा। आज अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना चल रहा था बेटा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल। तो जैसे एग्जांपल है ना,
बोहर्स मॉडल है ना, और फॉर्मूला। मॉडल मतलब बोहर मॉडल बोलो या फॉर्मूला बोल दो। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, हालांकि अपने को वहां पे ऑप्शन नहीं आएंगे। हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी Li प्लस, या लिख दो हाइड्रोजन हीलियम Li प्लस, या डी नन। बोलो बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है सर? सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, या ऑल ऑफ दिस नाम दिया ऑल। तो कई बच्चे सोचते हैं सबके लिए एप्लीकेबल, नहीं, ओनली दिस। क्यों? क्योंकि बोहर मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि हमने डेरिवेशन में जितने भी फॉर्मूले डिराइव करे उनमें एक इलेक्ट्रॉन लिया। आप r बराबर 0.529 n² तभी बोल पाओगे जब एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि आपने याद है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया था ये। अच्छा, तो यहाँ पे ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम में। इस Li में 3 होते हैं, लेकिन एक प्लस मतलब एक निकल गया तो 2 है, ठीक है। ये सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम, लिथियम एटम है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 नहीं चाहिए। अच्छा, अगर इसमें ऑप्शन ही होता तो बेटा तो क्या टिक करते? तो ये होता। क्यों? क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकल गया तो एक बचा। सिंगल एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है। अच्छा, आगे आ जाओ। एग्जांपल 2, what will be the radius of second excited state of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की सेकंड एक्साइटेड स्टेट की रेडियस क्या होती है? तो मैं बोल दूं सॉल्यूशन में कि रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। तो ऑर्बिट में कितना था? 0.529, इसको बोलते हैं बोहर रेडियस। 0.529 n²/z, दिस n², ये। अब रखो बेटा 0.529 n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपॉन z। हाइड्रोजन एटम के लिए z 1 होता है ना। अरे फॉर हाइड्रोजन एटम z बराबर 1, तो हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम z बराबर 1 रख दिया, और n सेकंड के लिए 2 रख दिया। बोल दो ये एंगस्ट्रॉम। तो कितना जाएगा बेटा? 4 टाइम्स। तो कितना जाएगा? ये आ गया क्या एंगस्ट्रॉम? बोलो। ये सेकंड ऑर्बिट की रेडियस है, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट की रेडियस है। सही है? गलत। क्यों गलत है बेटा? क्या गलती है इसमें? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेड स्टेट? ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 3। तो ध्यान रखना, कॉमन मिस्टेक है बेटा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2 नहीं होता है, n बराबर 3 होता है। 2 ऊपर, ग्राउंड स्टेट से 2 ऊपर, तो n बराबर 3 रखो यहाँ। तो बोल दो यहाँ पे n बराबर 3 आएगा बेटा। तो कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा करके आता है जल्दी जल्दी में। तो nth ऑर्बिट का फॉर्मूला नो डाउट ये होता है n²/z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0.529 z की वैल्यू तो बन आ जाएगी, ओके, या 3 का स्क्वायर आएगा एंगस्ट्रॉम, फिर आ जाएगा बेटा। ये क्लियर है क्या? 81 1 8 जा तो 18 2, ठीक है बेटा। एंगस्ट्रॉम ये तो ये आ गया बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में रेडियस। क्लियर है क्या? तो एक्साइटेड स्टेट में ध्यान रखना, एक बढ़ा के लिखना, ऑर्बिट का नंबर एक्साइटेड स्टेट से एक ज्यादा होता है। तो एक्साइटेड स्टेट प्लस 1 बराबर ऑर्बिट होती है, ध्यान रखना। तो ये एक बात बहुत काम की थी। चलो आगे आ जाओ। अगला एग्जांपल, if total energy of electron in an orbit of hydrogen atom, मुझे नहीं पता कौन सी ऑर्बिट है, पर इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता पड़ गया होगा कौन सी ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट है, याद करवाई थी मैंने, -13.63 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन
First, kinetic energy of electron in that orbit will be is equal to what? ठीक है. Second, potential energy of electron in that orbit. बोलो उसी ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बतानी बेटा. बहुत आसान. अच्छा बोलो सॉल्यूशन में क्या लिखूं मैं? तो बोल दूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. जो भी उस ऑर्बिट में टोटल एनर्जी होगी उसका माइनस. याद है मैंने रिलेशन बताया था. और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी. ये तो बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? तो टोटल एनर्जी माइनस, तो टोटल एनर्जी माइनस 3.4. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बोलो? प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन. एक माइनस लगा लेंगे. बोलो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? तो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ ये. तो बोल दो ट्वाइस ऑफ माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. तो ये आ जाएगी माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो काइनेटिक एनर्जी आ गई प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दीज आर द टोटल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. क्लियर है क्या? तो ये एनर्जी के फॉर्मूले याद होने चाहिए. क्योंकि देख काइनेटिक पोटेंशियल मेरे से वहां नहीं निकलेगी. वहां को मैं हाफ एम बी स्क्वायर करना नहीं बैठूंगा. बहुत लंबी रामायण हो जाएगी. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना, वी निकाल के रखना. वहां पे तो टोटल से काइनेटिक पोटेंशियल बना लूंगा. याद है फॉर्मूला पढ़ा था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खूब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना. यहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ध्यान रखना बेटा. ये केमिस्ट्री में भी है तुम्हारे, एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिजिक्स में भी. चला आगे जाओ. अगला एग्जाम्पल बेटा. अब एक देखो, एक पहले देखो एक और डेफिनेशन. आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल. आयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल. अब देखो सुनो, जैसे कोई एटम है ना. तो देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? एनर्जी देखो, आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बोल रहा हूं. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. सर लूजली बाउंड का मतलब समझ लिया. जैसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये लूजली बाउंड नहीं है, तो ये न्यूक्लियस के करीब है तो टाइटली बाउंड है. लूजली बाउंड होता है सबसे आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन. तो मिनिमम एनर्जी. सर मिनिमम क्यों बोल रहा हूं? ज्यादा दे दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी ना. मेरे को वो नहीं चाहिए. 10 चाहिए, तू 20 दे रहा और कह रहा सर इलेक्ट्रॉन देखो एमिट हो गया तो आप 20 आयनाइजेशन एनर्जी. नहीं, तूने ज्यादा दी है, कुछ बच भी गई है. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम. ध्यान रखना गैसियस एटम होना चाहिए. जैसे सोडियम है तो सोडियम सॉलिड लेके फिर उसको एनर्जी दिए जा रहे हो, फिर वो गैसियस फॉर्म में जाएगा, एटम की फॉर्म में गैसियस फॉर्म में जाएगा. पहले उसके सॉलिड के बॉन्ड टूटेंगे, वो एनर्जी में कुछ नहीं गिनूंगा. तू गैसियस फॉर्म में ही ले पहले से ही सोडियम को. अब सीधा एनर्जी दे और जब सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए बस वो एनर्जी गिन ले. वो मिनिमम एनर्जी गिन ले. समझ गया? तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. ध्यान रखना गैसियस एटम होना चाहिए. लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए. ये तो मैं बोल दूं वो सबसे आउटर मोस्ट सेल का ही होगा. चलो ठीक है. अब हम हाइड्रोजन हम जो एनर्जी निकाल पाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी वो निकाल पाएंगे सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की. ठीक है, जैसे बताओ वो बोलेगा आपको एग्जांपल देखें इस आयनाइजेशन एनर्जी पे एग्जांपल. अच्छा उसके लिए जो पोटेंशियल चाहिए उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, है ना. वो बोलेगा फाइंड आउट आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होता है. मेरी किस्मत बड़ी तगड़ी है कि हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, उसका एक ही इलेक्ट्रॉन उसमें, तो माथा पूरी खत्म. तो वो इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड है. जैसे लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा सबसे बाहर वाला तीसरे इलेक्ट्रॉन जो थर्ड नंबर पे, मतलब सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालने में रिक्वायर्ड एनर्जी. IP2 होगा फर्स्ट ऑर्बिट का जो एक इलेक्ट्रॉन उसको निकालने में, और थर्ड IP होगा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में.
तो फाइंड आउट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, है ना, फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो बोल दूं n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी कितनी होगी इस इलेक्ट्रॉन की, तो मैं बोल दूं -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 है, तो बोल दूं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6, इतनी एनर्जी से बंधा हुआ है। माइनस मतलब बाउंडेड, माइनस मींस माइनस, ये पूछा हुआ है एक बार कि एनर्जी में जो माइनस आता है उसका मतलब क्या, माइनस मींस इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड, बाउंडेड बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड। ध्यान रखना इस नेगेटिव साइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ, बाउंडेड। सो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्लस में दो तो ये एनर्जी लेके इसकी हायर ऑर्डर मतलब इनफाइनाइट में चला जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे एनर्जी जीरो होती है। देखो ना n बराबर इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है, पर E0 तो आपको वहां पहुंचाना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है उठा के इनफाइनाइट में पहुंचाना, मतलब एटम से मुक्त कर देना है। तो मेरे को फाइनल एनर्जी जीरो करनी है, तो -13.6 जितनी एनर्जी नेगेटिव में उतनी आप पॉजिटिव में दे दो। तो मैं जैसे 13.6 एनर्जी दूंगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी हाइड्रोजन एटम में, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो इनको करो, what will be second ionization energy for lithium atom, for Li atom की second ionization energy कितनी होगी, what will be the second ionization energy for Li atom, second ionization energy for Li atom। तो सॉल्यूशन में मैं लिख दूं क्या कि सबसे पहले थर्ड आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन फॉर He atom, हीलियम एटम। तो बोल दूं हीलियम से पहले He+ बनाओ क्या, बोलो तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बोल दो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ He+, तो बोल दो इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन थे ऑर्बिट में, मैं बोहर मॉडल यहाँ लगा नहीं सकता था, फिर मेरी किस्मत अच्छी है, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल के दे दिया मेरे को, तो मैं बोल दूं अब बोहर मॉडल लग जाएगा। अरे बोलो तो यहाँ से बोल दूं बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल, बोलो बोहर फॉर्मूला तो सारे बोहर फॉर्मूला लग जाएंगे। तो मैं बोल दो यहाँ से Li+ से Li++ ये हो जाएगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। He+ से He++ बनाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकालूंगा, है ना। तो ये तो सब समझ में आ गया आपको, कहाँ लगेगा, तो यहाँ से देखो, तो बोल दूं एनर्जी कितनी हो जाएगी -13.6 और जनरलाइज फॉर्मूला n²/z² है। सर आपने पहले तो Z² लिखा ही नहीं था, अरे हाइड्रोजन में Z बराबर 1 होता है ना, तो इसलिए 1 रख दिया था मैंने। अब आ जाओ, तो इसमें एनर्जी फॉर He+ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा -13.6 और He के लिए बोल दो Z बराबर 2 हो जाएगा। Z बराबर 2 है ना, Z बराबर 2, तो यहाँ से रखो 2 का स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में तो 1 का स्क्वायर, तो ये आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी, है ना, He+ की ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है। ठीक है, अब इसमें ये तो ये एनर्जी है अंदर, ठीक है। अब इसको अपने को रिलीज करना है, बोल दो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये जो वाला इलेक्ट्रॉन इसको निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी जो चाहिए होगी थी +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितनी नेगेटिव होती आप दे दो तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप दो तो इसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन हो गए। तो रेडियस समझ में आ गई आपको, आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गई। कर लोगे क्या बेटा? सर ये तो सब हम कर लेंगे और इसको पोज करके नोट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सर ये इस टाइप के क्वेश्चन तो हम कर लेंगे सारे न्यूमेरिकल, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट, रेडियस निकालना, ऑर्बिट निकालना। अब हालांकि और भी हाई-फाई क्वेश्चन होते हैं लेकिन उसमें टाइम पीरियड वगैरह वो सब कंपटीशन एग्जाम के होते हैं, आपसे तो मैं पूछ नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ भी लें अपन है जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ना, तो बोल दो किसी के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसका टाइम पीरियड में बोल दो राउंड कंप्लीट करने में लगा समय। तो रेडियस अगर आ रहे तो मैं बोल दूं टाइम कितना लगेगा, बोलो टाइम पीरियड। तो 2πr रेडियस की लेंथ, 2πr s की सर्कमफ्रेंस, 2πr अपॉन v, ए इलेक्ट्रॉन की स्पीड v होगी ना किसी भी ऑर्बिट में, vn, और रेडियस nth ऑर्बिट की हो जाएगी ना, nth ऑर्बिट की रेडियस और vn। रखो वैल्यू 2π, r की वैल्यू 0.529
ये एंगस्ट्रॉम वो छोड़ो आप, एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाई जेड होता ना ये, और यहाँ v कितना था बेटा 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन मीटर पर सेकंड होता ना ये। तो इसको सोल्व करूंगा तो मैं बोल दूं ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट समथिंग कांस्टेंट, मेरे को डिपेंडेंसी देखनी है तो t बराबर कांस्टेंट और ये आ जाएगा n क्यूब बाई जेड स्क्वायर। ये nth ऑर्बिट का टाइम पीरियड ये होता है बेटा, सम कांस्टेंट इनटू n क्यूब बाई जेड स्क्वायर। जैसे मैंने पूछ लिया एक गलत, मैंने पूछ लिया थोड़ा सा एक क्वेश्चन भारी कर रहा हूं, जैसे ये मैंने पूछ लिया गलत से गलत ना, find out ratio of time period of electron in first and second excited state of हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में टाइम पीरियड बताना है। तो बोल दूं टी सेकंड और तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ना। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बोल दूं n बराबर 2 और इसमें बोल दूं n बराबर 3। एक्साइटेड स्टेट से एक ज्यादा नंबर होता है ऑर्बिट का, यहाँ से बोल दूं क्या 1 n क्यूब के प्रोपोर्शनल, t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। एटम हुई है तो z तो सेम हो जाएगा, t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। तो बोल दूं 2 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब, ये आ जाएगा बेटा 8 इज टू 27, 8:27। 8 is to 27 would be the ratio of their time period। टाइम पीरियड का रेशियो होगा 8 is to 27। खत्म किस्सा, कर लोगे क्या बेटा? ओके बाय।